बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारा साथी हरमीत हमारे साथ मौजूद है। तो आज रुखमा कमाल ही हो गया ना, फिर कल वज़ीर आज़म ने वो कर दिया जिसको कहते हैं छक्का लगाना। हाँ, अवाम को खुश किया, लेकिन अवाम की जानिब से भी मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। मेनली तो जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया, सो लोग ये कह रहे हैं कि पिछले हफ्ते या उससे 2 वीक्स बैक जब भी इन्होंने पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई हैं तो फ़ायदा क्या हुआ? तब भी पेट्रोल महंगा था और अब भी स्टिल महंगा है। खुद ही बढ़ाकर और फिर खुद ही उसको 10 रुपए कम कर कर वावा करवा रहे हैं। कल एक लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन 20 रुपए का फर्क पड़ा है। उसकी वजह यह है कि कल ओगरा ने कहा हुआ था कि हमने 10 रुपए और बढ़ा देना है, तो ये 10 और 10 अगर मिलाएं तो 20 रुपए का फर्क पड़ जाता है। अभी हरमीत से भी कमेंट देते हैं, लेकिन बिजली के नर्ख भी जो है उसमें भी 5 रुपए फी यूनिट। अब उसकी मेरी टेक्निकल बात समझ में नहीं आ रही। उससे पहले नेपरा ने वज़ीर आज़म के खिताब से पहले तकरीबन 6 रुपए बढ़ाने का इंदिया दिया था, तो वो 6 रुपए इसके अलावा हैं, इसके बगैर हैं, क्या हैं, या जितने बढ़ाए हैं उतने कम हो गए हैं। ये एक टेक्निकल बात है जिसके बारे में बात करेंगे हम वो भी। लेकिन ये है कि जो प्रेस ऑर्डिनेंस है, प्रेस फ्रीडम का, उसके बारे में इमरान खान को बात सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक। और उन्होंने ये बात भी कही कि जो लीडर्स होते हैं, दयानतदार लीडर्स, उनको भी कभी भी आज़ाद मीडिया से डर नहीं लगता। और इसी तरह की मजीद भी बातें की, बट मेरे ख्याल में जरा हरमीत का पहले रुख कर लेते हैं। हरमीत जी, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और इसमें कोई शक नहीं है, रोज़ साहब ने दुरुस्त फरमाया कि कोई ना कोई जो रिलीफ है वो 20 रुपये होने तो यही थे, क्योंकि कल भी जो आए थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ओगरा की जानिब से 9.53 रुपये या 51 पैसे जो है वो बढ़ा दी जाएंगे। 10 रुपये ही हो गए। ऐसे में बिजली के हवाले से भी नेपरा ने भी 6 रुपये की बात की थी, लेकिन ये है कि कम से कम एक रिलीफ तो मिला, 20 रुपये का रिलीफ जो है आवाम को मिला। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो पेट्रोलियम मसनूआत, यूक्रेन और रूस की जो जंग शुरू हुई है तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में चीज़ें महंगी हो गई हैं, और ख़ासकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें। लेकिन कहीं ना कहीं रिलीफ जो मिला है तो मैं समझता हूँ कि एक राहत के तौर पर इसको लेना चाहिए। आवाम का हमेशा रद्द-ए-अमल जो है वो या मिला जुला ये होता है। जाहिर बात है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा वैसे ही हमारी तरह गिले शिकवे जो है बहुत ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि एक अच्छा रिलीफ है वैसे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसी के साथ हम देखें, जिस तरह हम बात करें अवाम की जानिब से मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, वहीं अपोजिशन जमातें इसका क्रेडिट अपने सर ले रही हैं। लाइक पीपल्स पार्टी कह रही है ये हमारे लॉन्ग मार्च का नतीजा है, और PDM और जो बाकी अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि तहरीक अदम एतमाद का खौफ वज़ीर आज़म के सर पर मंडला रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने कीमतें कम कर दी। बट एनीवेज कीमतें तो आखिर कम हुई, जिस भी वजह से। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे मतलब ये है कि जितने लोग ग्रेजुएट हैं वो जिस वक्त इंटर्नशिप के लिए जाएंगे तो उनको 30,000 रुपये महाना मिलेगा। ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। उसके एहसास प्रोग्राम में भी पैसे बढ़ाए हैं, 12 से प्रोग्राम में 2,000 बढ़ा दिया, 12,000 से 14,000 कर दिए। इसके साथ ये हुआ कि एहसास के साथ साथ जो सेहत कार्ड है वो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी पंजाब के कम से कम हर शहरी तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ उन्होंने जो टैक्स है समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए वो ख़त्म कर दिया। अगर वो इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, उनकी इंडस्ट्री जो है वो टैक्स फ्री जोन करार दी जाएगी, तो ये काफ़ी रिलीफ है। अब ये IT के लिए भी उन्होंने कहा कि 100% लाइक छूट है, टैक्स नहीं देना। और जो लोग यहाँ पर आकर सनतें लगाएंगे, बिल्कुल सनतें लगाएंगे, उनके लिए भी ऐलान है कि उनसे कोई पूछगछ नहीं की जाएगी जो इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पर। हरमीत में हमें कुछ कहना चाह रहा है। जी हरमीत। हाँ ना, दुरुस्त फरमाया रोमा ने कि IT के हवाले से भी छूट दिया। और मेरे ख्याल में कल का जो खिताब था, बिल्कुल हम हमेशा देखते हैं कि खान साहब जो है बड़े एग्रेसिव होते हैं, बड़े जानिहाना किस्म का उनका खिताब होता है, लेकिन बड़ा कल हम देख रहे थे कि बॉडी लैंग्वेज उनकी काफ़ी रिलैक्स थी, और जो बयानात थे रिलीफ के हवाले से काफ़ी उन्होंने जो चीज़ें थी वो बयान की। और ख़ासकर पीका के हवाले से अगर मैं कहूँ तो उससे हम थोड़ा सा इख्तलाफ करेंगे। खान साहब जिस तरह उसकी तारीफ़ कर रहे थे, ज़्यादा उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, उसके तो हम खिलाफ हैं। ज़ाहिर बात है कि एक कतगन जो है सहाफ़त पे लग जाएगी, और जिस तरह सहाफ़ियों को वैसे भी माजी में भी कोशिश की गई है और अब भी हम देख रहे हैं किस न किस तरीके से सहाफ़ियों को फंसाने की कोशिश की जाती है, या फेक न्यूज़ के हवाले से या उसके हवाले से जो चीज़ें अभी तक डिफ़ाइन भी नहीं हुई है। बहरहाल उस पर भी अपोजिशन और जो सहाफ़ी तंजीमें हैं वो भी काफ़ी सरगर्म है, और कल भी एहतजाज हुआ है पार्लियामेंट के सामने। सहाफ़ती तंजीमों ने एहतजाज इस क़वानीन के ख़िलाफ़ किया है।
तो कल हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इस चीज़ को ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन दीगर हम अगर खिताब की बात करें तो बहुत बेहतर खिताब था और बहुत सारी चीज़ें रूस के हवाले से भी उन्होंने कहा, गंदम के हवाले से, गैस के हवाले से जो हम हमेशा जिक्र करते रहते हैं उसके हवाले से भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की। बिल्कुल ठीक हो गया। कल एक बात और भी हुई और वो ये है कि ये शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्होंने इसकी तायद की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ोन किया है जहांगीर तरीन को और उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। हाँ। अब इस वाले पस मंज़र में देखा जाए जिसमें मतलब राना सनाउल्लाह का तंज़िया ट्वीट था कि इनको अब पता चला कि जहांगीर तरीन की तबीयत ठीक नहीं है जब हम एहतजाज कर रहे हैं, तो क्रेडिट जो है वो एक सूरत में लेना चाह रही है अपोजिशन, चाहे वो महंगाई से बचने के लिए तदारुक हो। लेकिन अगर हम सर देखें तो परवेज इलाही का ट्वीट ने भी वही काम कर दिया, यानी पानी फेर दिया उम्मीदों पे अपोजिशन की। अगर आप देखें तो उसमें भी उन्होंने ट्वीट जो किया है तो उसमें उन्होंने कही कि अपने ट्वीट में उन्होंने यही लिखा है कि आवाम की जानिब से जो वोट दिया गया है, आवाम के इस मैंडेट को हम तोड़ नहीं सकते। तो बात यहाँ पे ये भी है कि अपोजिशन, क्योंकि एक तरफ जहांगीर तरीन के साथ रब्ता, फिर अपोजिशन के काफ लीग की तमाम तर जो सपोर्ट है अब इस वक्त हुकूमत के साथ ही लग रही है। तो अब ये सोचना होगा कि आदम एतमाद कैसे कामयाब होगा या ये जाएंगे लॉन्ग मार्च की तरफ सारे के सारे। बिल्कुल ठीक है, पार्टी तो ऑलरेडी निकल आ चुकी है। हम जैसे बात कर रहे थे कि ये काउंटर है, मतलब इसको हम ये मान लें, ये कम से कम मानना पड़ेगा कि ये काउंटर है करने की कोशिश कि जो अपोजिशन इस वक्त एक प्रेशर बिल्ड कर रही है अदम एतमाद के हवाले से भी, इसमें इत्तेहादी तो यकीनन खुश हो जाएंगे, उनका टूटने का डर वैसे भी पहले भी कम ही लगता था हमें। मदर अब्बास हमारे साथी जो हैं वो मुसलसल कहते रहे हैं कि किसी भी सूरत में अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हो सकती, इस प्रेशर के बगैर भी वही यही कह रहे थे। और इसी तरह से जो बिलावल का एक लॉन्ग मार्च है उसके बारे में बात हो रही थी कि इसका मकसद क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब अगर महंगाई के ख़िलाफ़ था और ये इकदाम उठाया गया है तो यहाँ पे ये सवाल भी पैदा होता है कि हैदराबाद या जहाँ भी वो पहुँचे अभी तक उनको वहाँ से वापस मुड़ जाना चाहिए या आगे चलते रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक, अभी हम आगे चलकर इसको तफसील में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन अभी हमें आगे बढ़ना है और आज की टॉप स्टोरीज अपने व्यूअर्स के साथ नहीं है। डेली डोज के साथ हमने आगाज करना है, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का खिताब और जो ऐलानात उन्होंने किए, अपोजिशन इस हवाले से क्या सोच रखती है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहनुमा नून लीग हमें शो में ज्वाइन करेंगे, साथ ही साथ यूक्रेन की सिचुएशन को देखेंगे। कई घंटों के सुकून के बाद कल दोबारा से वहां पर धमाके सुने गए और साथ ही साथ रूसी सदर की जानिब से ये कहा गया कि आने वाले अगले 24 आवर्स बहुत अहमियत के हामिल हैं। ओवरऑल सिचुएशन, साथ ही साथ लाहौर पाकिस्तान का पहला मुकम्मल स्मार्ट सिटी बन चुका है, ये भी तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। और पोलियो मुहिम के हवाले से आपको बताएंगे, कल हमने आपको अपडेट भी किया कि पोलियो कैंपेन का आगाज़ हो चुका है। 5 रोज़ा ये कैंपेन है, ये क्यों ज़रूरी है पोलियो के कतरे अपने बच्चों को पिलवाना, इसको भी ओवरऑल डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे पास आपके लिए कुछ खुसूसी पैकेजेस भी हैं। डेली डोज की तरफ आएंगे और सबसे पहली हमारे पास डेली डोज में स्टोरी ये है कि एक चाइनीज़ वर्कर जो कि मुसलसल 7 डेज अ वीक 30 डेज अ मंथ काम कर रहा था और मुसलसल अपनी ड्यूटी आवर्स पूरे कर रहा था, लाइक 12 घंटे। और इसकी वजह से कंपनी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था और परफॉर्मेंस थी और चीज़ें थी उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई, उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया और इसी तरीके से अब इसको अवार्ड्स वगैरह से भी नवाजा गया। हमारे मुल्क में अगर हम देखें तो बेचारे बहुत सारे जो वर्कर हैं वो उनको छुट्टियां तक नहीं मिलती। मैं सिक्योरिटी गार्ड जो हैं देखता हूँ अपने ऑफिस के बाहर, तो उनको जब देखता हूँ, उनकी हालत जार को देखता हूँ, और चाहे सर्दी हो या गर्मी हो बेचारे गेट पे ही खड़े होते हैं। और जब छुट्टी का पूछता हूँ तो महीने में कहीं महीने 2 बाद कहीं छुट्टी मिलती है। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट चाइना ने तो दे दिया, लेकिन हम भी कोशिश करें कि अपने जो मजदूर हैं, अपने जो ये तबका है जो काम करता है, जो हार्ड वर्कर है, उसके लिए कम से कम हम भी कोई रिलीफ उनको दें। कम जो उनकी भी एक लाइफ है, वो भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो कम से कम उनको भी उसी ढंग से ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक है। लेकिन बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है कि चाइना ने कम से कम क्रेडिट तो दे दिया। अपने इतनी लॉन्ग ड्यूटी थी 30 दिन और 12 घंटे पूरी की पूरी, तो बहुत अच्छी बात है भाई। हरमीत ने बड़ी सी बात की है, वाकई मैं भी यही बात कहने लगा था कि हमारे जो चाहे हम उनके करप्शन के बारे में बात करें, कुछ लोग होंगे ज़रूर वो करते होंगे पुलिस के डिपार्टमेंट में, लेकिन गार्ड्स पे जो खड़े होते हैं गार्डिंग पे, वो आप ये देखो कि कितने घंटे की उनकी ड्यूटी होती है। ट्रैफिक पुलिस वाले वार्डन जो है कितने घंटे की उनकी ड्यूटी होती है, वेजेस बहुत कम होते हैं।
और जिस वक्त कोई वीआईपी मूवमेंट होती है छुट्टियां भी मनसूख हो जाती हैं, कोई उस्ताद आए, कोई मसला कोई पढ़े, तो मतलब तब भी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बात तय है और वो ये है कि चीनी वाकई बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं। जो हमारे वीकली ऑफ हैं वो हम इकट्ठे अवेल करें वंस हम अपने पीछे गांव जाएं या जो जहां से भी वो बिलोंग करते हैं। सो ऐसे तमाम लोगों को मेरे ख्याल में ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए जो दिन रात एक करके मेहनत करके काम करते हैं। एप्रिसिएशन तो बनती है जनाब इस पर। अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे और हरमीत, इंटरेस्टिंग स्टोरी, हेलीकॉप्टर से लटक कर कभी किसी को वर्जिश करते देखा? ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो समझ ही नहीं आई। ये स्टंट है भाई, एक तरह का स्टंट, तो बिल्कुल स्टंट यार। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करवाया है। 23 पुशअप्स इस तरीके से लगाए हैं। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि हमें विजुअल्स भी दिखाएं, बट एक कमाल काम सरअंजाम दिया है एक फिटनेस ट्रेनर ने। बहुत ही मुश्किल काम है भाई, एक बिल्कुल वैसे बहुत मुश्किल काम है जब आप लटकते हैं और हवा में हेलीकॉप्टर जा रहा हो या हेलीकॉप्टर भी हवा में हो और आप पुशअप लगाएं। मैं समझता हूँ बड़े दिल वालों का काम है ये। और हमने देखा है, फिल्मों में देखा है, बॉलीवुड हॉलीवुड में, फिल्मों में शायद देखा है, लेकिन रियल में अगर आप ये देखें तो ये बहुत बड़ी बात है। ये स्क्रीन पे आपने देखा, अभी थोड़ी देर पहले वो कर रहे थे और शुक्र है कि बहुत ज़्यादा हाइट पे जाके उन्होंने नहीं किया, कम हाइट हाँ, पे बहुत ज़्यादा किया। हाइट पे नहीं है। हाँ, गिर जाते तो मतलब कुछ होता, लेकिन वैसे पुशअप्स वैसे ही लगाना, वर्जिश करना एक खुद मेरे ख्याल में बड़ा मेहनत का काम है। मतलब उसमें करना तो चाहिए हर आदमी को, लेकिन है मेहनत वाला काम, तो उसको हेलीकॉप्टर के जरिए तुम कमाल बता रही हो खबर। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसी के साथ ही एक और रिकॉर्ड की बात करेंगे और एक शख्स इसने अपने हाथ की पुश्त पर 18 अंडों को बैलेंस किया और 5 सेकंड तक किया और इसने भी एक रिकॉर्ड जो है वो कायम किया है और ये भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है। इससे पहले भी एक रिकॉर्ड कायम हुआ था बट वो भी 18 अंडों का था, बट उसके लिए टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा था। इस शख्स के लिए टारगेट था 5 सेकंड। तो आप देखें 18 अंडों को अपने हाथ की पुश्त पर बैलेंस करना 1 सेकंड के लिए हमसे ना हो, बल्कि हो ही ना बिल्कुल भी, तो 5 सेकंड के लिए करना तो मेरे ख्याल में, जो आपने स्टोरी शेयर की थी मेरे ख्याल में वो टेबल पर ही थी और ये हाथ के अगर आप देखें ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप को बैलेंस रखना। फिर हाथ तो वैसे भी अगर आप पूरे हाथ को देखें तो स्ट्रेट तो बिल्कुल है नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही मुश्किल काम है कि पूरे जो है इसको बैलेंस रखना, बरकरार रखना बहुत मुश्किल काम है और मेरे ख्याल में उन्होंने कर दिखा और इसीलिए तो रिकॉर्ड में भाई एक बन गया, अपना एक रिकॉर्ड बन गया भाई। अच्छा, मेरे पास एक छोटी सी खबर है, वो मैंने कहा शेयर कर लूँ इससे कि वो इंटरेस्टिंग सी खबर है। इंटरेस्टिंग भी है और वो हमारे लिए एक सबक भी है कि मतलब हम भी ये काम कर सकते हैं। मलेशिया में एक मस्जिद में लोगों ने जो इंतज़ामिया है उसकी, उन्होंने जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई उनका मस्जिद में दाखिला बंद कर दिया। उन्होंने कहा पहले बूस्टर डोज लगवा के आओ, फिर उसके बाद मस्जिद में तुम्हारा दाखिला होगा। ये बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है, खासतौर पर उन लोगों के लिए भी कि जो ये बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, ये बहुत अच्छा काम किया है। जितने भी मजहबी मेरे ख्याल में जगह हैं वहाँ पे सब पे उनको कह देना चाहिए कि पहले अपनी वैक्सीनेशन करवाओ, फिर उसके बाद मतलब बूस्टर डोज लगवाओ और फिर उसके बाद एंट्री हो। ये भी अच्छी चीज़ है। जिस तरह से अभी हमने आगे चलकर पोलियो कैंपेन को डिस्कस करना है, कल भी हम इसी सिलसिले में बात कर रहे थे। अभी भी पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते। मेरे ख्याल में उनके लिए भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि अगर आपने बच्चों को कतरे नहीं पिलाए, कोई सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए तो आप भी मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते। एक और चीज़ भी होनी चाहिए फिर, और वो ये है कि आबादी पे काबू पाने के लिए बच्चों की ज़्यादा तादाद के ऊपर काबू पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस सिलसिले में भी होना चाहिए। कोई जिसके बच्चे कम है उसकी इंक्रीमेंट ज़्यादा हो, उसको फ़र्ज़ किया वो किसी इबादतगाह में आए तो ज़्यादा बेहतर जगह पे बिठाया जाए, उसको कहा जाए। बिल्कुल, मेरे ख्याल में छोटी-छोटी ये चीज़ें स्कूल के हवाले से कोई ऐसा निज़ाम होना चाहिए। रऊफ साहब, अगर हम देखें जिस तरह मस्जिद की बात हो रही तो खासकर जो स्कूल है, क्योंकि यहाँ पे एक तबका तो नहीं रहता, बहुत सारे लोग भी रहते हैं, दीगर मज़ाहिब की भी लोग रहते हैं, तो मेरे ख्याल में पाबंदी इस किस्म की होनी चाहिए कि स्कूल में ये एंटर ना हो सके बच्चे जिनके पास पोलियो का सर्टिफिकेट ना हो। तो ये ऑप्शन ही बेहतरीन हो सकता है। फिर उस मदरसे भी हैं तो मदरसों में जाना भी बंद करा दें, तो इस तरह से हो सकता है कि पोलियो का ये जो मामला है, ये जो खात्मा है, बड़े आसानी से हो सकता है, क्योंकि कोई ना कोई पाबंदी आयद करनी होगी। वालिदैन को समझाना, यकीन माने, मुझे याद है कि पेशावर में एक जगह से यहाँ से पब्लिक के लिए रिपोर्टिंग के लिए हम गए थे और वहाँ के लोगों को कायल करना इंतहाई मुश्किल था। समझाना, उनकी अपनी डिबेट होती है, उनको समझाना, फिर उनके अपने लॉजिक होती है, तो ये बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूँ ये आसान सा ऑप्शन है कि आप भाई स्कूल पे पाबंदी लगा दें, नहीं बच्चा नहीं जाएगा स्कूल जब तक सर्टिफिकेट ना हो आपके पास।
पोलियो का। मैं उससे याद आया, मतलब तालीम देने के हवाले से जो है वो बड़ा जो हिंदुस्तान में बहुत से इलाके ऐसे हैं जिन्होंने, जैसे आप तालीम देने की बात कर रहे हो, जहाँ पे उन्होंने बड़ा मतलब इस हवाले से आपको पोलियो के हवाले से काम किया, छोटे छोटे इलाकों में जाके लोगों को कायल किया, टीमें बनी जिन्होंने एजुकेट किया। और यही तरीक़ेकार हमारे यहाँ भी है, लोग कर भी रहे हैं, ये नहीं कि ये नहीं कर रहे। इसी वजह से 2017 में तकरीबन पोलियो फ्री मुल्क को करार दे दिया गया था। और फिर कुछ लोग जो है उनकी ज़िद में आके वो आपके ये कि उन्होंने नासमझी का मुजाहरा किया, उन्होंने कुछ लोगों को इजाज़त दी, इसकी इस तरह से इजाज़त दी कि मतलब उनको कायल कर लिया कि जैसे ये पोलियो के कतरे में कोई चीज़ मिली हुई ऐसी जो नुकसानदेह है, और उस बुनियाद के ऊपर लोगों ने पोलियो से मतलब ये है कि दूरी अख्तियार की, और वो बड़ा खतरनाक साबित हुआ। रोज़ साहब, आपको याद है कि एक वीडियो जो है वो बनाई गई थी और झूठी वीडियो थी जिसमें स्कूल में बच्चे जो बेहोश किए जा रहे थे, उसी के वालिद को, जिसके 3 बच्चे थे और वो बच्चे जो बेहोश हुए थे, तो उसके वालिद को मैंने पकड़ा था पेशावर में, और उससे मैंने पूछा ये ड्रामा क्या था। कहते बस किसी के कहने पर हमने ये ड्रामा किया था, लेकिन अब तौबा है, दोबारा इस किस्म का ड्रामा हम नहीं करेंगे। और तब तक पुलिस भी जाके पहुंची थी, सारी चीजों को जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो बच्चों को भी जबरदस्त किस्म से एक्टिंग जो है उन्होंने महारत, मैं समझता हूँ कि आजकल उनको मिलना चाहिए था बच्चों को भी। तो पूरे वालिदैन भी शामिल थे, वहां पे कुछ मस्जिद के इमाम थे वो भी शामिल थे। तो ये पूरी प्लानिंग थी, और प्लानिंग के तहत वालिदैन ने अपने बच्चों को कहा था जब आप स्कूल जाएंगे तो आप अपने आप को बेहोश कर लेना। पूरा मैं समझता हूँ कि इस किस्म की जो चीजें आती हैं यही ज्यादा नुकसानदेह साबित होती हैं। बिल्कुल ठीक। और ये जिस तरह से छोटी छोटी सजेशंस आप लोग दे रहे थे ना, मेरे ख्याल में इन पर इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे जो हैं वो पिलाए जा सकें। अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल करनी है, एक ब्रेक के बाद दोबारा बहुत सी चीज़ें आपके सामने रखनी है। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपने देखा जैसे ख़बरों में कि इस वक्त रूस का तनाज़ा जो यूक्रेन के साथ है वो अपनी पीक पे पहुंचा हुआ है। रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन के ऊपर तमाम तर वार्निंग्स के बावजूद जो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने दिए हुए थे, तमाम तर ख़तरात को भांपते हुए भी उसने ये हमला किया। उसने ये देखा कि उसके नतीजे में उसके ऊपर कितनी पाबंदियां लग सकती हैं, इसकी उसने परवाह नहीं की। उसने ये नहीं देखा कि उसके नतीजे में उसके अपने मुल्क में कितनी तबाही हो सकती है, इस सेंस में कि जब पाबंदियां लगी हैं तो रूसी करेंसी की कीमत बहुत ज़्यादा गिरी है, और अब तक तकरीबन 30% से ज़्यादा का इकॉनमी को नुकसान हो चुका है, 30% तक का। यूक्रेन के ऊपर पेशकदमी जारी है रूस की। लोग ये भी समझने से कासिर हैं कि आखिर वजह क्या बनी। एक वजह तो बहरहाल हमारे सामने आती है, और वो ये है कि यूक्रेन जितना यूरोपीय यूनियन के और नेटो के करीब हो रहा था, उतना ज़्यादा रूस को उससे एक अनाथ की सी सूरत हाल पैदा हो रही थी, गुस्सा आ रहा था, और वो नहीं चाहता था कि ऐसा हो कि उसके गिर्द इस तरह का जाल बुना जाए। बहरहाल हम अपनी गुफ्तगू को यहीं से लेके चलते हैं। आमिर खाकवानी सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले दिनों बड़ी खूबसूरत कॉलम लिखे हैं आमिर ने, इस हवाले से पूरी बैकग्राउंड समझाने की कोशिश की है कि आखिर तनाज़े की वजह क्या है। आमिर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ज़रा थोड़ा सा यहीं से शुरू करते हैं, जो आपने बहुत खूबसूरत कॉलम अपने लिखे हैं, अपने तजिए लिखे हैं, कि ये तनाज़े की वजह क्या सिर्फ यही है कि यूक्रेन जो है उसका झुकाव बहुत ज़्यादा यूरोप की तरफ, बहुत ज़्यादा नेटो की तरफ, बहुत ज़्यादा अमेरिका की तरफ, या और भी वजूहात हैं? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो यही है जो आपने बयान की, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन है वो एक रिवाइव करना चाहते हैं रशिया को। उनके जहन में है कि वो जो ग्रेट एम्पायर थी उसकी, खासतौर पे जो सोवियत यूनियन की जो पोजीशन थी वो भी, और उसकी ताकत का और वो गलबे का, और वो जो एक होता है ना कि एक तरह का कह लें कम्प्लेक्स कह लें, या एक तरह का एक एम्बिशियसनेस उनमें सदर पुतिन में नजर आती है। और फिर देखिए ये तनाज़ा बेसिकली तो ये 2014 के तनाज़ा जिसमें रशिया ने एक तरह का अटैक करके ही क्रीमिया को अलग किया था यूक्रेन से, उसी एक्सटेंशन है। और अब जरूर साहब 2014 से लेके जो वहाँ मामला चल रहा है उसके नतीजे में 14,000 कैजुअलिटीज हो चुकी है, यानी 14,000 लोगों की जानें जा चुकी है पिछले 7-8 साल में। तो 2014 में भी यही मसला था। उस वक्त क्रीमिया जो जहाँ पे ज्यादातर रशियन बोलने वाले लोग मौजूद हैं, यूक्रेन के अंदर आबादी के अंदर जो एक तरह की तकसीम ही है, उसमें से कुछ लोग हैं जो खासतौर पे ईस्ट की तरफ, वो कुछ लोग हैं जो रशियन बोलते हैं और वो रशिया के ज्यादा करीब है।
तो वो वहां पे तो पहले ही मामला एक तरह के चल रहे थे, अलर्जी की वहां पे मामला एक ऑलरेडी चल रहा था। तो ये 7-8 साल से चल रहा था, उसकी एक्सपेंशन या एक्सटेंशन ही है। लेकिन अब जो जिस तरह का जिस तरह आपने कहा है कि पाबंदियां लगी हैं और सब कुछ है, तो रशियन प्रेसिडेंट ने भी सब चीजों को कैलकुलेट करके ही किया है। और उसके नतीजे में अब ये कह ले कि जो पूरा एक वर्ल्ड ऑर्डर था वो अब मुझे लगता है चेंज हो जाएगा या बिल्कुल खतरे में बढ़ जाएगा। और नेटो का के अंदर भी एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी एक पैदा हुई है ना। अब देखे ना, अब यूक्रेन पे अगर कंट्रोल कर लेता है रशिया, यूक्रेन के साथ पोलैंड है, पोलैंड भी नेटो में शामिल है, इस तरह हंगरी है, रोमानिया है, इनकी बॉर्डर यूक्रेन के साथ लगती है इन ममालिक की। और इसके अलावा जो बाल्टिक स्टेट्स है, जो लिटविया, एस्टोनिया वगैरह, वो तो रशिया के साथ, बेलारूस के साथ मिलती है, जहां पहले ही उनका बहुत स्ट्रांग ग्रिप है। तो ये पूरा एक यूरोपियन यूनियन को भी और नेटो को भी और पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो भी एक बिल्कुल एक नए मोड पे चला गया। अब उसमें चीजें किस तरफ जाती हैं, कितनी तबाही होती है, रशिया इन पाबंदियों से कितना सरवाइव कर पाता है, और उसके बाद या एक बल महाज नया खुला है। और हमारे लिए बहरहाल एक ये एक बात है कि इस रीजन से हट के एक लंबे अरसे बाद यूरोप के अंदर एक वॉर थिएटर खुला है। ठीक है हरमीत। जी हरमीत। अच्छा आमिर साहब, अगर हम देखें तो इस जंग के हवाले से आपसे पूछना चाहूंगा कि सर क्या रूस की कोशिश है कि दोबारा सोवियत यूनियन को दोबारा बहाल कर दिया जाए, इसको फतह कर दी जाए यूक्रेन को, या महज ये एक दबाव डाला जा रहा है जिस तरह यूक्रेन की कोशिश थी कि वो यूरोपीय यूनियन में शामिल हो, उनके साथ ही उसकी ज्यादा जो है वो ज्यादा झुकाव भी उस तरफ था। तो क्या लगता है आपको, कोशिश की क्या की जा रही है रशिया की जानिब से? देखिए अब तो दबाव से ज्यादा काम हो गया, अब हमला करके बाकायदा तौर पे कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। मेरा ख्याल है उनका असल कोशिश ये है कि जो कीव, जो उनका जो दारुल हुकूमत है, कैपिटल है, कम से कम उसको कंट्रोल करके वहां पे जो हुकूमत है वो चेंज कर दी जाए और वहां पे एक प्रो रशिया गवर्नमेंट ले आई जाए, ताकि एक उसके बाद यूक्रेन जो है वो उसके बिल्कुल एक जेर दस्त होकर चले। तो सिर्फ अब सिर्फ दबाव डालना मकसद नहीं है, अब तो दबाव से ज्यादा हो गया। देखें पाबंदियां लगी हैं, पूरी दुनिया को उसने एक तरह हिला के रख दी है। तो ये तो अब तो बहुत ही ज्यादा अग्रेशन, और आप देखिए कई सौ सैकड़ों कैजुअलिटीज तो हो चुकी है। और आप देखिए लाखों, 4 लाख से ज्यादा लोग वहां पे वो हो चुके हैं, महाजर बन चुके हैं एक तरह के अपने पूरे यूक्रेन के अंदर। इनकी इकोनॉमी को और अरबों डॉलर का वो अलग नुकसान हो चुका है। तो एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। और मैं समझता हूँ हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे भी चूंकि बड़ी डिबेट चल रही है, और हमारे यहाँ चूंकि पाकिस्तान में एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो कुछ लोग इसको जस्टिफाई करते हैं कि रशिया के पास ये जवाब था, ये जवाब था। मेरा ख्याल है हमें इस बारे में बिल्कुल क्लियर यकसू होना चाहिए। जारियत जारियत होती है, और पाकिस्तान को तो वैसे भी एक ताकतवर और एक खतरनाक किस्म के एक राइवल जो बिल्कुल एक हमारा हमसाया है उसका सामना है। और आप देखेंगे जो रशियन, जो उनके सदर पुतिन की जो स्टेटमेंट्स है और उनका जो मुकदमा है, उनका जो नैरेटिव है, वो बिल्कुल कमोबेश वैसा ही है जिस तरह हमारे पड़ोस में एक इंडिया में जो एक एक्सट्रीम एलिमेंट है वो उसी तरह की सोच रखते हैं कि हमारी सिक्योरिटी का ये खतरा था इसलिए हमने किया, और जो हमारा है हमने इसलिए हम पहल हम करेंगे, पहल हमने की है, और ये उस तरह की बातें ना। तो जारियत जारियत है, किसी दूसरे इंडिपेंडेंट मुल्क पे हमला करके उस पर कब्जा करने की कोशिश करना, वो हर लिहाज से काबिल मुजम्मत है। देखिए हर मुल्क को यह हक हासिल है कि अपनी पॉलिसी बनाए। अगर रशिया यूक्रेन के साथ ये अगर उसकी ख्वाहिश थी या ख्वाहिश है कि उसके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक रखे, तो उसको चाहिए फिर अपना एक सॉफ्ट और तिजारती ताल्लुकात के जरिए और चीजों के जरिए लॉबिंग की जाती है। ये तो नहीं ना कि आप गन पॉइंट पे आप कहेंगे नहीं आप उसके तहादी ना बनो, नेटो के ना बनो और मेरे तहादी बनो। गन पॉइंट पे तहादी नहीं बनाए जाते। तहादियों को प्यार मोहब्बत से, तरगीब से, बाहमी मफादात के जरिए, तिजारती इंसेंटिव देके और चीजें देके आप लॉबिंग की जाती है। हर मुल्क करता है, अपनी स्ट्रेटेजिक बनाता है। अमेरिका भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा था, चाइना भी करता है, पाकिस्तान भी करता है, हम सब करते हैं, लेकिन तरीका होता है एक चीज का। आमिर, बड़ी सूरत हाल जैसे आपने बताया तब्दील हुई है। जर्मनी जिसने कभी इस तरह के काम नहीं किए थे, उसने यूक्रेन को स्टिंगर मिसाइल और 1000 के करीब एंटी रॉकेट जो टैंक शिकन रॉकेट हैं वो प्रोवाइड करने का ऐलान किया है। फ्रांस ने बहुत सी मदद की, वो उनको किया है। यूरोप के और बहुत से ममालिक जो हैं वो कर रहे हैं। नेटो ने कहा है कि वो एयर डिफेंस को इतना मजबूत कर लेगा कि अगर कोई अटैक की सूरत हाल आती है तो उस सूरत में उसका काउंटर किया जा सके। फ़ज़ाई 20 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने रूस की परवाज़ों को अपने ऊपर से गुजरने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया।
पाबंदियाँ भी सख्त हो रही हैं, असला भी सप्लाई किया जा रहा है यूक्रेन में। और एक तो आपने जैसे बात की ना कि रशिया की कोशिश ये है कि कैपिटल पे कब्जा कर लिया जाए यूक्रेन के कीव के ऊपर और उसके बाद गवर्नमेंट अपनी मर्जी के बनवाई जाए, लेकिन देखा जाए तो कीव का फासला रूस के बॉर्डर से करीब है, बाकी मुल्क से थोड़ा सा दूर है। तो एक तो ये भी हम देखें कि क्या जंग यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, या जिस तरह से यूरोप असला पहुंचा रहा है, यूरोप मदद कर रहा है उनकी यूक्रेन की, ये बाकी इलाकों में जाके इस तरह से लड़ाई चलती चली जाएगी। और अगर ये लड़ाई चलती है तो इसके असरात कितने ज़्यादा होंगे? जी, ये आपने जो बात की है बहुत ही अहम सवाल है, और सारा डिपेंड इसी पे कर रहा है कि यूक्रेन के लोग किस तरह रेजिस्ट करते हैं। उनकी आर्मी ज़ाहिर है बड़ी आर्मी नहीं है, लेकिन 12 लाख से 1 लाख से ज़्यादा वहाँ पे सोल्जर्स भी हैं, और वो जो रजाकार वॉलंटियर्स भी हैं, और पब्लिक भी, वो किस तरह रेजिस्ट करते हैं, कितने जुर्रत और जज्बे के साथ मुजाहिमत करते हैं। अभी तो देखिए एक अच्छी बात भी नजर आई है कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, हालांकि वो कोई मतलब उनका बैकग्राउंड एक कॉमेडियन और एक एक्टर का था, लेकिन उन्होंने काफी एक दिलेराना और जुर्रत के साथ मुजाहरा कर रहे हैं, और एक जुर्रतमंदाना एक बिहेव कर रहे हैं कि मैं यहीं रहूंगा और रह के लड़ूंगा और मरूंगा लेकिन फाइट करूंगा। तो वो यूक्रेनियन कौम के अंदर एक रेजिस्टेंस का और एक जज्बा और जोश अभी नजर तो आ रहा है। देखिए ये एक बात तय है कि नेटो और जो एक तरह का एक अफसोसनाक सी सूरत बनी है कि यूक्रेन इस जंग में है बिल्कुल अकेला, यानी अमेरिका और यूरोप और कोई मुल्क भी वहां उसके लिए कोई आर्मी भेजने को तैयार नहीं है, किसी किस्म की फिजिकल सपोर्ट के लिए कोई तैयार नहीं है। वेपन्स देंगे, पैसा देंगे, बाकी मॉरल सपोर्ट होगी, सब चीज होगी, लेकिन लड़ना उनको खुद पड़ेगा और जाने उनको खुद देनी पड़ेगी। तो यूक्रेन के जो आर्मी और उनके जो दस्ते हैं, वहां पे जो उनके लोग हैं, जो उनके वॉलंटियर्स हैं, वो किस तरह की गुरिल्ला जंग लड़ते हैं और रेजिस्ट करते हैं, और कीव को भी ये कितना लंबा ले जाते हैं। देखिए शहरों के अंदर जंग लड़ना, एक अर्बन वॉरफेयर जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहां पे जरा लड़ाई लंबी की जा सकती है। या अगर आप सरेंडर कर देते हैं, हथियार डाल देते हैं और कब्जा होने देते हैं और शहर को तबाह होने से बचाते हैं, तो फिर मामला जरा रशिया के लिए आसान हो जाएगा। अगर ये रेजिस्ट करते हैं गली मोहल्ले में, ज़रा आसान काम नहीं है, बात कहना और बात है, ज़रा लोगों को वहां जाने जाएंगी, घर तबाह होगा, बहुत नुकसान होंगे। लेकिन अगर ये इस रेजिस्ट करते हैं तो फिर रशिया के लिए मुश्किल होता जाएगा। जितने दिन गुजरते जाएंगे यूक्रेन की हक में जाएगा। रशिया के लिए, रशिया की कामयाबी इसमें है कि इस मामले को बहुत तेजी से और जल्दी लपेटे, जितना जल्दी वो कंट्रोल कर लेगा, कम से कम कैपिटल पे कर लेगा या एक मेजर हिस्से पे कर लेगा, वो रशिया के हक में जाते हैं। और जितना लंबा कर जाते हैं यूक्रेनियन, उनके हक में जाएगा, क्योंकि रशिया के लिए एक उसमें एक नाकामी का भी एक और मायूसी का एलिमेंट भी बढ़ेगा, और फिर इनको वेपन भी मिलना शुरू हो जाएंगे, पैसा भी मिलना शुरू हो जाएगा। बहरहाल एक बहुत मुश्किल और कठिन सूरत हाल है, आसान नहीं है, लेकिन ये आजमाइश जो चैलेंज है यूक्रेनियन अवाम का, यूक्रेन पब्लिक का, और मेरी तो ख्वाहिश है कि वो एक दिलेरी के साथ और जो के साथ मुकाबला करें। उन पे हमला हुआ है जो गलत है, एक तरह की एक गैर मुल्की कुव्वत उन पे हमलावर हुई है, तो उसको शिकस्त होनी चाहिए या उसको नाकाम होना चाहिए। ऐसे मतलब मेरी तो एक ख्वाहिश है। तो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया के जो हुर्रियत पसंद लोग हैं, सबको हमें इस बात करनी चाहिए। हम अपने मुल्क के लिए बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत हसास हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क का 1 इंच भी किसी के पास जाए, और मेरा ख्याल है हर बंदा ये चाहता है, और हर मुल्क का हमें इस बात का एहसास करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्र खाकवानी साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। बिल्कुल दुरुस्त बात फरमा रहे थे कि एक तो रशिया को चाहिए कि जो भी सिचुएशन है इसको जल्दी से कंट्रोल करने की कोशिश करे। प्लस सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि इस तमाम सिनेरियो में जो पाबंदियां रशिया पर आयद की जा रही हैं, इन तमाम चीज़ों के साथ रशिया क्या सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सर आप कोई कमेंट ऐड करना चाहेंगे, अदरवाइज हमें आगे बढ़ना है। ये मेक और ब्रेक टाइप की सूरत हाल है, और इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं, इंटरनेशनल जो सिचुएशन है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक तबाही नज़र आती है अगर ये जंग लंबी चलती है। इकॉनमी दुनिया जहान की हमने देखा है कि वो ज़वाल का शिकार है, उसमें तनज़्ज़ुल आया हुआ है। जो अमेरिका तक की स्टॉक मार्केट्स हैं वो गिर गई हुई हैं, या यूरोप की स्टॉक मार्केट्स गिरी हुई हैं, और उसके साथ साथ जो हज़ारों लोग मारे गए हैं अब भी इस जंग में भी, ये जो इस वक्त चल रही है उसके असरात भी हैं। प्रेशर बिल्ड हो रहा है यूरोपीय शहरों के अंदर, मुख्तलिफ़ तरीक़ों के एहतजाज हो रहे हैं, इवन रूस के अंदर एहतजाज हो रहे हैं। तो ये सूरत हाल को अल्लाह करे कि जल्दी काबू में आ जाए। मैं भी कम से कम रूस के इस इक़दाम को ठीक नहीं समझता। एक इंडिपेंडेंट मुल्क के ऊपर इस तरह से हमला करना किसी भी सूरत में जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे, और जिस तरह से हमने शो के आगाज़ में बात की थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिताब को लेकर, गुज़श्ता रोज़ उन्होंने जो खिताब किया और कुछ बड़े ज़बरदस्त किस्म के ऐलानात किए, अवाम की जानिब से मिला जुला रद्द अमल, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो इस चीज़ से खुश हैं। अभी हम आगे चलकर इसको डिस्कस
डिस्कस भी करेंगे। हमारे साथ रहनुमा नून लीग मौजूद होंगे, बिकॉज ओवरऑल सिनेरियो को देखें तो इस पर ऑपोजिशन का मौक़िफ़ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑपोजिशन की जानिब से एक ये बात की जा रही है कि ये हमारी तहरीक आदम एतमाद का खौफ प्लस पीपल्स पार्टी, जिस तरह से हमने आगाज़ में कहा कि हमारे लॉन्ग मार्च की वजह से और उसके डर की वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये प्राइसेस जो हैं वो कम की हैं। सो उसको भी हम आगे चलकर डिस्कस भी करेंगे। सर, आपको कमेंट और फिर हरमीत का कमेंट और फिर हम रहनुमा नून लीग को अपने साथ लेंगे। जी बिल्कुल, जैसे हमने शुरू में ही बात की थी आज अपने डेली डोज में भी और एडिटोरियल में भी कि एक बड़ा इकदाम है। इस सूरत में 350 अरब के करीब जो बोझ है वो मुल्क की इकॉनमी के ऊपर पड़ेगा। ये जो रिलीफ पैकेज की बात हो रही है, सवाल यही पैदा होता है कि वो कहाँ से आएगा इतना पैसा और वो किस तरह से जनरेट किया जाएगा। क्या उसके नतीजे में कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात होगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के वो पैसा पूरा किया जाएगा। कोई तरीक़ेकार मेरी समझ में तो नहीं आ रहा कि उस गैप को ब्रिज करने के लिए क्या किया जाएगा। तो हरमीत की तरफ चलते हैं, उसका कमेंट लेते हैं। हरमीत का भी कमेंट लेंगे। अभी हमारे साथ शो में हमें ज्वाइन करिए रहनुमा नून लीग सायरा अफजल साहिबा। सायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, गुज़श्ता रोज़ जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से खिताब किया गया और बड़े ज़बरदस्त किस्म के ऐलानात भी किए गए, आप इस पर अपना क्या कमेंट ऐड करना चाहेंगी? मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि कल वज़ीर आज़म साहब जो हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी तकरीर अगर आप गौर सुने तो वो जो नारे थे कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं आप ये सोचें कि एक हफ्ता पहले उन्होंने कीमतें बढ़ाई और कल उन्होंने कहा मैंने वापस कर ली हैं। क्यों कर ली हैं? जहाँ अभी शौकत तरीन साहब फाइनेंस मिनिस्टर ने जियो के प्रोग्राम में कहा कि हमारी मजबूरी है, तो ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और मुझे ये समझ आ रही है, अब हर किसी का अफसोस भी किया जा रहा है, हर किसी की खैरियत भी दरियाफ्त की जा रही है। मुझे ये लगता है कि जो बात ये कहते हैं ना, वो ही ये ठोक के चाटते हैं फिर। तो वो कल तो हर बंदे को नजर आ रहा था, इंशाअल्लाह ताला कोई भी काम हम आईन और कानून के बाहर नहीं करेंगे। और जो खुलबली मची हुई है और जो हालात हैं, अगर इतने आप स्ट्रॉन्ग हैं और आपने किसी के दबाव में नहीं आना, तो फिर इन सारी चीजों की क्या जरूरत है? जी हरमीत जी अच्छा जी सायरा जी, अगर हम देखें तो अदम एतमाद के हवाले से अगर बात करें तो काफी अपोजिशन गुज़िश्ता दिनों में काफी सरगर्म थी और काफी पुरुम्मीद भी थी। उसके बाद मोनिस इलाही साहब का बयान आया, कल जो है परवेज इलाही साहब का भी ट्वीट आया। तो अब आपका क्या, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है वो जहांगीर तरीन से भी उन्होंने रब्ता किया है, तो ऐसे में एक ऑप्शन तो लग ऐसा रहा है कि आपके पास बंद हो रहा है। तो क्या आप लोग भी लॉन्ग मार्च का जो ऑप्शन पड़ा है उसी पर ही अमल दरामद होगा? जी बिल्कुल, जो भी हमारा तयशुदा प्रोग्राम है ना वो होगा इंशाल्लाह, उससे पहले ही काम हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल पीडीएम का जो प्रोग्राम हमारा तय है, क्योंकि इनिशियली तो देखें हमने इसी की तैयारी की थी ना, ये नो कॉन्फिडेंस वाली मूव तो फिर आ गई और माहौल ऐसा बन गया। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा वो जो सारा प्लान है ना वो उसी तरह है। और मजीद मेरा ख्याल है अभी मीटिंग होनी है स्टीयरिंग कमेटी की और उसमें जो है वो हो। लेकिन मरियम नवाज साहब की एक ऑडियो भी आ गई है जिसमें आसिफ जरदारी हवाले से वो कुछ ऐसे अल्फाज बोल रही हैं जो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी वालों के लिए काबिल कबूल होंगे। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, वो तो उनके भी आएंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक रवायती हरीफ है। हम सारे जो इस वक्त इकट्ठे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे अपने अपने इंटरेस्ट हैं। कल को हमने एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन भी लड़ना है। आप सोचें कि जब से पीडीएम शुरू हुई है तो दोनों अतराफ से कुछ बयानात कुछ हमारे लोगों के आए, लेकिन एक जो 1 पॉइंट एजेंडा है ना, जिससे यह है कि इस नाअहल और चोर हुकूमत से हमने जान छुड़ानी है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अच्छा, इस पे वापस आते हैं। जो रिलीफ पैकेज है उसके बारे में ऑपोजिशन ये क्लेम कर रही है कि ये हमारे प्रेशर की वजह से है। अब ये हुआ कि रिलीफ पैकेज तो आ गया, इसके असरात भी ज़्यादा कुछ पड़ेंगे, पब्लिक कोई महसूस करेगी। क्या इसके नतीजे में आपकी अदम एतमाद की तहरीक जो है या लॉन्ग मार्च जो है उसको कोई कॉज को बहुत से लेके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना अवाम को इस लॉलीपॉप से कोई फर्क पड़ेगा, ना कभी को जो अरकान इनको छोड़ना चाह रहे हैं उनसे कोई फर्क पड़ेगा। देखिए 2000 रुपया हमने उसका बढ़ा दिया, 2000 हमने उसका बढ़ा दिया। ये चीजें इस तरह नहीं होती। जब आपकी सिमत दुरुस्त नहीं है और आप स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स करते हैं, कल जो खिताब था इसकी जरूरत क्यों पेश आई?
मतलब कोई तो बंदा इनको समझाए। रशिया का ट्रिप आप देखें, उसकी टाइमिंग्स देखें, मतलब आप मुल्क के अंदर के हालात देखें, कोई इनको समझाने वाला ही नहीं है। इनके अपने लोग, आप मरियम नवाज साहबा की वीडियो ऑडियो कह रहे हैं, इनकी ऑडियो पता चले तो इमरान खान के दाएं बाएं बैठे हुए लोग सर पीट रहे हैं। अच्छा सायरा अफजल जी, इसलिए इनसे बात यह है कि अगर फर्ज किया अदम एतमाद के नंबर पूरे नहीं होते तहरीक के लिए, जो अभी लग रहा है कि अभी फिलहाल पूरे नहीं है, अदरवाइज ये हो जाती पेश, तो उस सूरत में सेकंड अल्टरनेटिव क्या होगा? फिर क्या किया जाएगा? क्या तहरीक होगी? मतलब उसका देखिए जी, हम फिर लाएंगे, हम उसके बाद फिर लाएंगे, हम फिर लाएंगे, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और दूसरा मैं आपको बताऊं, जो आपको लग रहा है ना कि अदम एतमाद के नंबर पूरे नहीं हो रहे या जो भी है, तो हम मकसद ये है कि हम तभी करेंगे ना जब पूरे होंगे। इस तरह की जब बात होती है तो उसमें ज्यादा थोड़ा वक्त लगता है, और जब तक आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता आप कोई एक्शन नहीं लेते। अच्छा, जिस तरह से आप फरमा रही हमारे हैं, पास सारे प्लान हैं अल्लाह की मेहरबानी से। इसके बाद जो भी होगा, जैसे भी होगा, बहरहाल ये जारी रहेगा। ठीक है, जारी तो रहेगा, बट अभी आप देखें कि तहरीके अदम एतमाद के लिए मूवमेंट, उसको पेश करना, फिर उसका कामयाब होना, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और आपको पता है कि हमारे मुल्क में ये जो तहरीके अदम एतमाद होती है वो किन सिचुएशंस में और कब कब कामयाब होती है, ऐसे ही नहीं हो जाती। और आप देखें दूसरी तरफ इलेक्शंस अब सर पर हैं, सो आपको नहीं लगता कि आप लोगों को अपनी तैयारियों की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ताकि जब आप मैदान में उतरें तो ज्यादा कुछ अवाम को शो करने के लिए कुछ हो, बजाय इसके कि आप तहरीके अदम एतमाद के लिए इतनी कोशिशें करें और वो शायद कामयाब हो ना हो, पेश भी हो या ना हो? देखिए, मुझे पता है क्या लगता है, हम सब अवाम के नुमाइंदे हैं। ये हमें जो तब्दीली आ रही है, ये हुकूमत के लिए नहीं आ रही, ये इंशाअल्लाह ताला फ्रेश इलेक्शंस के लिए आएगी। और अब एक पब्लिक का प्रेशर भी हम पे इतना पड़ गया था कि जी एस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल है और आपके पास लोग आना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं इस हुकूमत को घर भेजते। तो इसमें हमारा इंटरेस्ट अगर मुझसे तो पूछें तो इमरान खान जितनी देर रहता है ना उतना हमें ज्यादा फायदा है। हर आने वाले दिन के साथ वो जो कमजोर हो रहे हैं, लेकिन मसला ये है ना कि आपको अवाम को भी तो जवाब देना। मैं आपको अपना बताती हूँ, ठीक है, आजकल पाकिस्तान का बच्चा इवन खवातीन को पता है, मैं कहीं भी फातिहा के लिए जाती हूँ तो वो यही सवाल ठीक है। बहुत शुक्रिया सायरा साहब, हमारे मौजूद थी, अपनी ओपिनियन ऐड कर रही थी। लेकिन यही बात, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुज़श्ता रोज़ ऐलानात किए, अवाम खुश भी दिखाई दे रही है, लेकिन अपोजिशन का काम होता है तनकीद करना, और वही तनकीद सायरा साहिबा भी कर रही थी। ठीक है, जो हम मज़हर अब्बास से बात करते हैं, मैंने पहले भी हवाला दिया था मज़हर अब्बास की बात का, और वो यही है कि ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी लॉन्ग मार्च पे चल तो पड़े इस बात के ऊपर, बिलावल और उनके साथी और जितने भी लोग हैं, सिंध में उनकी पॉपुलैरिटी है, सिंध में वो लोग इकट्ठे कर लेंगे, लेकिन उससे आगे क्या होगा? इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे तो क्या करेंगे? तो बहुत से सवालात हैं जो इससे जन्म लेते हैं, जिसके बारे में जवाबात चाहिए हमें। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, लाहौर को पाकिस्तान का पहला स्मार्ट सिटी बनाने के हवाले से अहम पेशरफ्त इस वक्त जारी है, और पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी नोकिया के साथ कलाबोरेशन करके लाहौर की एमएम आलम रोड और लिबर्टी मार्केट में स्मार्ट सिटी पायलट प्रोजेक्ट लगाने जा रही है बहुत जल्द। सो ये कॉन्सेप्ट है क्या, इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सेफ सिटी प्रोजेक्ट मोहम्मद कामरान खान इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद है। सर, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। सो ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इनफैक्ट, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से काम किया जाएगा? स्मार्ट सिटी जी एक नया कॉन्सेप्ट इस तरह है कि पहले शुरू में जब ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इसको सिक्योर किया गया तो पूरे शहरों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे शहर में लगा, और ग्रेजुअली ये एहसास हुआ कि इसी टेक्नोलॉजी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए इसके और बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं जिसमें इसका टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो ग्रेजुअली जो सेफ सिटीज़ थे दुनिया भर में जहाँ पे भी बने थे, बुनियादी तौर पे सिक्योरिटी कंपोनेंट के तहत बने थे, और फिर उसको
कन्वर्ट किया गया स्मार्ट सिटी में। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि वही टेक्नोलॉजी जो सेफ सिटी के लिए डिप्लॉय की गई है किसी भी शहर के अंदर, उसको यूज़ करते हुए जो और बहुत सारी सिविल एमनेस्टीज़ हैं उनको भी मॉनिटर कर लिया जाए। अब अगर शहर में, पूरे शहर के अंदर, जैसे लाहौर सेफ सिटी के अंदर तकरीबन 1700 लोकेशन पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा अपना 2000 किलोमीटर डेडिकेटेड फाइबर केबल है पूरे शहर के अंदर, तो उसी को यूज़ करते हुए पूरा कम्युनिकेशन लेयर है, हम उसी पे अगर सेंसर्स लगा लें तो हम जो पूरे शहर में स्ट्रीट लाइट्स हैं या जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको, डस्टबिन्स को उनको मॉनिटर कर लें, आप एनवायरमेंटल सेंसर लगा के एनवायरनमेंट को कर लें, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी ट्रैफिक मैनेजमेंट को देख लें कि जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा आ रही है आपके रिकॉर्ड के ऊपर, एनवायरनमेंट सेंसर्स आपको बता रहे हैं वहाँ पे ट्रैफिक को ख़ास औकात के अंदर डाइवर्ट करना है या उसको और तरीके से आपने कंट्रोल करना है, ये ख़ास गाड़ियों को जो धुआं छोड़ने वाली हैं उनको उन सड़कों पर जाने से रोकना है, ये सारी प्लानिंग की जा सकती है। इसके अलावा इसमें स्मार्ट पार्किंग भी आ सकती है, स्मार्ट यूटिलिटीज़ आ सकती हैं, स्मार्ट वाटर सप्लाई आ सकती है, बेतहाशा जो चीज़ें शहर में हो रही हैं जिसके लिए पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों में ले किया जाता है, वो इस कम्युनिकेशन को लेयर को यूज़ करते हुए विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स ये लगाया जाता है। तो दुनिया भर में अब जो नए जहाँ पे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जहाँ पे तो पहले सेफ सिटीज़ बने थे उनको तो कन्वर्ट किया गया, लेकिन जहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स हो रहे थे वहाँ पे सेफ सिटी की बजाय डायरेक्टली स्मार्ट सिटी को ही लाया गया है ताकि सिक्योरिटी कंपोनेंट के साथ साथ करते हुए शहरियों को जिस शहर में बन रहा है स्मार्ट मोबिलिटी भी दी जा सके, उनको स्मार्ट एंटरटेनमेंट के लिए जो उसके मोबिलिटी रिक्वायर्ड है, सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है, आबो हवा अच्छी रिक्वायर्ड है, वो सारी फैसिलिटीज़, और घरों में रहते हुए उनके अंदर जो फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, और साइड बाय साइड ये जो मैनेजर्स हैं, जो मैनेजर्स इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, उनको अपने दफ्तरों में बैठे हुए टारगेटेड रिस्पांस करने का एक टूल मिल जाए। अब हो सकता है कि किसी जगह पे शहर में एक जगह पे वेस्ट बिन्स को खाली करने की 2 दफ़ा गाड़ियां जाती हों जी, एक दफ़ा सुबह 11 बजे जाती हों, फिर एक दफ़ा शाम को 3 बजे, लेकिन हो सकता है किसी जगह पे ठीक 1 घंटे के बाद डस्टबिन फुल हो जाए, ओवरफ्लो हो जाए, सड़कों पे साइड पे वो गिरना शुरू हो जाए। तो आपके पास सेंसर आपको बताएगा कि मैं 80% फुल हो गया हूँ, 90% फुल हो गया हूँ, मेरे पे मुझे रिस्पांस रिक्वायर्ड है, या किसी एक जगह पे आप हर जगह बिला वजह पूरा एक राउंड आपने बनाया हुआ है, रूट बनाया हुआ है, उस पर जा रहे हैं, और किसी जगह पे जो वेस्ट मैनेजमेंट या डस्टबिन है वो भी 10% भी फिल नहीं हुई है, तो आप उसको उस रूट पे स्पेशल जाने के बजाय स्किप कर सकते हैं। तो ये सारी मॉनिटरिंग है। स्ट्रीट लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स दिन में क्यों जल रही हैं, रात को कौन सी नहीं जल रही हैं, इन्वेंट्री में कौन सी ख़राब होकर निकली हैं या वैसे बंद की गई हैं, नहीं चल रही हैं, तो इस सारा कुछ एक डैशबोर्ड पे आपको अपने ऑफिस में बैठ के इस सूरत हाल पता लग जाएगी, और एक अकाउंटेबिलिटी आप जो बजाय कि फिजिकली फिरना है, रिसोर्सेज उस पर डिप्लॉय करने हैं, उनको चेक करने के लिए, वो आपको दफ्तर में बैठे भी मैकेनिज्म मिलेगा जिसके तहत आप सारी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं और टारगेटेड रिस्पॉन्स दे सकते हैं। बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है, बिल्कुल बाहर बड़े मुल्कों में हमने देखा इस तरीके से काम हो रहा है। आप ये फरमाइए कि ये जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको भी मुंसलिक करने का क्या प्लान है, और अगर उनको मुंसलिक किया जाता है इस मंसूबे के साथ तो उसके फ़वाइद क्या होंगे? जी, दुनिया भर में मॉडल यही है। मैं मिसाल लंदन की देता हूँ कि लंदन में तकरीबन 7.25 लाख कैमरे हैं जी, और 7.25 लाख में से सिर्फ 23,000 कैमरे ऐसे हैं जो सरकार के मुख्तलिफ इदारों ने लगाए हुए हैं। बाकी तकरीबन 6.5 लाख कैमरे जो हैं वो प्राइवेट कैमरों को कनेक्ट करके उन्होंने अपने कमांड कंट्रोल सेंटर में इंटीग्रेट किया हुआ है। यही दुनिया भर में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। जहाँ पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो यही मॉडल लेके, बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके हम लाहौर में भी आगे चल रहे हैं, और हमने LDA के ज़रिए, क्योंकि तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो LDA से अप्रूव होने के बाद ही क़याम उनका अमल में आता है, तो उनसे हमने LDA के ज़रिए रब्ता किया है। LDA ने उनको डायरेक्शन दी है कि वो सेफ सिटी के साथ कोलैबोरेट करें और जहाँ जहाँ मुमकिन है हम उनको इंटीग्रेट भी करें। इस सिलसिले में हमारी बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ हम वीकली बेसिस पे उनसे मीटिंग कर रहे हैं जी, उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। फिर हमारी टेक्निकल टीम्स उनके पास जा रही हैं, उनके सिस्टम को एक्सप्लोर कर रही हैं, एवेलुएट कर रही हैं कि किस तरीके से कितने वसाइल उनके एंड पे चाहिए होंगे, कौन से वसाइल हमारे एंड पे चाहिए होंगे, उसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए। इसमें जो जिम्मेदारी है वो बुनियादी तौर पर सोसाइटीज़ के अपने पास ही रहेगी, जो उनके अपने कंट्रोल रूम है, जो अपनी वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो अपने ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कर रहे हैं, वो उसी तरह जारी रखेंगे। हम उनके किसी काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन जिस वक्त लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ज़रूरत पड़ती है या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को ज़रूरत पड़ती है, किसी ट्रेल के लिए कोई क्राइम हो गया है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया है जहाँ जहाँ सेफ सिटी के कैमरे हेल्प कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी हम यहाँ से हेल्प करेंगे। लेकिन जहाँ पे किसी जगह पे हमारे कैमरे नहीं और हाउसिंग सोसाइटीज़ के कैमरे आ जाते हैं, जैसे हम सोसाइटीज़ को बाहर से कवर करते हैं, अंदर से नहीं करते, अब कोई एविडेंस आपको सोसाइटी के अंदर चाहिए तो वहाँ पर हम उनके कैमरों को एक्सेस कर लेंगे और उसके ज़रिए ट्रेल कर लेंगे। अभी ये होता है
कि हमारे जो यहाँ पे तफ्तीशी हजरात आते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स आते हैं, जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो वो जब तक तो सेफ सिटी के कैमरों में कोई एविडेंस मिल रहा होता है इसको फॉलो यहाँ से कर लेते हैं। उसके बाद उनको फिर देखना पड़ता है कि मैप के ऊपर यहाँ पे कौन सी सोसाइटीज़ हैं, फिर फिजिकली वो जाते हैं सड़कों पे, बाकायदा मुंह उठा के वो ढूंढते हैं कि कहाँ पे कैमरे हैं, क्या एक्सेस है। वो पूरी की पूरी डिटेल GIS मैप पे उनको यहीं पे बैठे हुए मिल जाएगी और यहीं पे उनको पता होगा कौन सा कैमरा क्या व्यू दे रहा है, अगले कैमरे पे मैंने किस सोसाइटी का कैमरे चेक करना है, उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और ये पूरी एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को एक इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई कोविड ऑपरेशन का हो रहा है उसको देखना है या सर्विलेंस करनी है कोई ऐसे सस्पिशियस एक्टिविटी की या सस्पिशियस पर्सन की, तो सारी की सारी इस कमांड कंट्रोल सेंटर में बैठ के ही मुमकिन हो सकेगी। इसके सोसाइटीज़ के अलावा हमने जो प्राइवेट कैमरे हैं, दुकानों पे हैं, बेकरियों पे हैं, फार्मेसीज पे हैं, उनको भी हमने जी इंटीग्रेट करने का प्लान बनाया है। लेकिन फेज़ 1 के अंदर हम उनको सारों को मैप कर रहे हैं। हमने लाहौर पुलिस को एक एप्लीकेशन बना के दी है जिसके तहत जो हर थाने में एक बीट्स होती है जी, बीट अफसर जो हैं वो अपने अपने बीट्स में जाके बाकायदा गली मोहल्लों में फिर के दुकानों पे, मकानों पे, बिल्डिंग्स पे, पार्किंग्स में जो कैमरे लगे हुए हैं, जो एक्सटर्नल व्यू ले रहे हैं, जो सड़क को कवर कर रहे हैं, वो सारी उनकी पिक्चर्स ले रहे हैं, उनका डाटा ले रहे हैं, उस एप्लीकेशन में फीड कर रहे हैं और हमारे पास GIS मैप पे वो सारी प्लॉट होती चली जा रही हैं। और जब हम यहाँ से ऐसी जगहों पे जहाँ पे गली मोहल्लों के अंदर कोई क्राइम हो गया, ये इंसिडेंट है ऐसा जिसका हमें ट्रेल चाहिए, तो हमें यहीं पे बैठे पता होगा इस गली में इस बेकरी पे कैमरा है जो ये व्यू दे रहा है, वहाँ से पिक्चर मिल जाएगी हमें बजाय कि हम जाके एफर्ट करें, सीधा टारगेटेड उस शॉप पे जाएंगे, उनको बता देंगे आने से पहले, उनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उनका कौन सा कैमरा है, कैमरे कितने लगे हुए हैं, उनकी क्या कैपेसिटी है, कितने दिनों की वो स्टोरेज रखते हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहीं पर हमारे पास होगी। फेज़ 2 में हम जाके गवर्नमेंट से दरखास्त करेंगे कि जी इसको हमें इंटीग्रेट करने की भी इजाजत दी जाए, उसमें कानून साजी रिक्वायर्ड होगी क्योंकि प्राइवेट लोगों के कैमरे हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम इसको प्रोग्रेस कर रहे हैं जी। ठीक है जी हरमीत। अच्छा सर, कुछ खबरें जो हैं वो ये भी गर्दिश कर रही हैं, जो पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी है उसको जो प्राइवेट शहर में जो दीगर कैमरे लगे हुए हैं उसको भी सेफ सिटी अथॉरिटी में मुंसलिक किया जा रहा है। इस चीज़ के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास, क्या ये वाकई ऐसा हो रहा है सब कुछ? जी बिल्कुल हो रहा है, ना सिर्फ हो रहा है बल्कि हो चुका है जी। फेज़ 1 में हमने उनके 300 कैमरे अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किए हैं और इसके बाद उनके जो मेट्रो बस के ट्रैक पे कैमरे हैं वो भी तकरीबन इतने ही 300 कैमरे हैं फेज़ 2 में वो, और तकरीबन 2000 कैमरे उनके हैं जो ऑरेंज ट्रेन जो लाइन पे लगे हुए हैं उनके बस रेलवे स्टेशन के ऊपर, बस स्टॉप्स के ऊपर, वो सारे जो कुछ एक्सटर्नल व्यू दे रहे हैं वो सारे के सारे फेज़ 2 और फेज़ 3 में उनसे हमारा एक एग्रीमेंट हो गया, MOU हो रहा है जी, जिसमें हो रहे हैं। लेकिन 300 कैमरे जो सड़कों पे लगे हुए थे, जो बस स्टॉप और सड़कों को कवर करते थे, वो एडिशन हो चुके हैं। और इस PSL के दौरान हमने उन कैमरों का जो फिरोजपुर रोड पे, माल रोड पे, जहाँ जहाँ भी वो कैमरे थे बाकायदा यूटिलाइज भी किया है जी। इसके अलावा सिर्फ मास ट्रांजिट के साथ नहीं हो रहा जी, DHA से हमारा कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन फाइनल हो रहा है, ड्राफ्ट हो गया है, फाइनल अप्रूवल उसकी आ गई है। तो DHA के कैमरे हम अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, उनको भी हम यहाँ से बैठ के एक्सेस कर सकेंगे। इसके अलावा रिंग रोड अथॉरिटी के साथ अप्रूवल मिल गया है, प्रोक्योरमेंट इन प्रोसेस है, जैसी वो कंप्लीट होती है रिंग रोड के कैमरे हमारे साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे। मकसद इसका यह है कि जो ऑलरेडी चीज़ें सिस्टम्स चल रही हैं उनको इस सेंटर में, एक लाहौर का स्टेट ऑफ द आर्ट जो सेंटर है, इसमें इंटीग्रेट करके तमाम एजेंसीज़ को जो इन कैमरों की मदद से कोई भी इंसिडेंट कर रहे हैं, कोई एविडेंस चाहिए, वो एक ही जगह पे बैठ के हल कर सकें और गवर्नमेंट के ऊपर इसको बर्डन ना किया जाए। गवर्नमेंट अपना एक प्रोजेक्ट लगा दिया है, इसको अब इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए जो भी जितने भी पूल किए जा सकते हैं इसमें ऐड करके इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। अच्छा कामरान साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए एक वुमेन सेफ्टी ऐप मुतारिफ करवाई थी, ये जानना चाहेंगे अब तक इसकी कारकर्दगी क्या रही, कितने हरासमेंट के केसेस यहाँ पर रिपोर्ट हुए और जब रिपोर्ट हुए तो कार्रवाई क्या अमल में लाई गई? जी वुमेन सेफ्टी ऐप अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ी कामयाबी के साथ चल रही है। इसमें अब तक तकरीबन मैं शेयर करता चलूँ 1.5 लाख से ज़्यादा ख़वातीन ने इसको इंस्टॉल कर लिया है। इसके मुख्तलिफ हम आउटरीच प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, ख़वातीन की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाके बता रहे हैं, जो हमारी इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं उनके टर्मिनल्स पे, उनकी बसेस में इसकी बाकायदा आगाही दी जा रही है। रिसेंटली हमने जो बड़े लाहौर के मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ पे स्टॉल्स लगाने शुरू किए हैं, वहाँ पे ख़वातीन को इसकी आगाही दे रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। इसके अलावा हमारे और मुख्तलिफ जो बड़े
ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, बैनुल अक़वामी इदारे हैं, उनसे कोलैबोरेशन हुआ है इसकी आगाही देने के लिए। गर्ल्स गाइड के साथ हुआ है, मुख्तलिफ NGOs हैं जो इसमें काम कर रही हैं। इसमें ख़वातीन के बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जी, बहुत सारी ख़वातीन ने इसके ज़रिए हेल्प मांगी है, उनको दिया गया, हेल्प दी गई है, फ्राहम की गई है। बुनियादी तौर पे ये 1-5 वाला ही सिस्टम है जो वुमेन सेफ्टी ऐप है, लेकिन 1-5 पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स नहीं आते। इस ऐप से जब आप कॉल करती हैं तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं और हमें टारगेटेड रिस्पांस देने का एक टाइम मिल जाता है, फ्रेमवर्क मिल जाता है। दूसरे हमने इस एप्लीकेशन के अंदर जो क्लब कर दी हैं चीज़ें, जितनी भी इमरजेंसी नंबर्स हैं वो सारे एक ऐप में ले आए हैं। उसका फ़ायदा ये है कि ख़वातीन को अभी कोई इमरजेंसी नंबर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कभी ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर कभी किसी इमरजेंसी में अपने लिए किसी दूसरे के लिए ज़रूरत पड़ जाए तो इसमें वो सारे नंबर और सारी चीज़ें जो खातून को घर में रहते हुए या बाहर निकलते हुए, चाहे वो अपने रोज़गार के लिए जा रही हैं, शॉपिंग के लिए जा रही हैं, किसी भी मकसद के लिए जा रही हैं बाहर, तो वो उनको एक प्रोटेक्शन हो, उनको पता हो कि अगर कोई खुदा न खास्ता हो तो ये चीज़ें हैं। और अगर कोई सोशल मीडिया पे एक्सप्लॉइट करता है तो साइबर क्राइम के नंबर हैं, और अगर जो रिस्पॉन्डर्स हैं वो उनको प्रॉपर नहीं अटेंड कर रहे हैं और उनकी रिस्पॉन्स सही नहीं है तो पूरा ग्रीवेंस जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसके नंबर भी इसके अंदर मौजूद हैं, वो अपनी कंप्लेंट फौरी तौर पर उस पर लिखवा सकती हैं जी। इस पर बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। इस ऐप को हमने रेप्लिकेट कर दिया है जी KPK में भी, KPK को भी बना के ये एप्लीकेशन दे दी है, वुमेन सेफ्टी ऐप वहाँ पर भी लॉन्च हो गई है। बलूचिस्तान के लिए भी बना के दे दिया है और बलूचिस्तान में ट्रायल पर्पज़ पे ये भी ट्रायल फेज़ में है। जैसी वो फाइनल होती है तो ये वहाँ भी ख़वातीन भी इस एप्लीकेशन से मुस्तफ़ीद हो सकेंगी। कामरान साहब ये फरमाइए, जैसे आपने भी बताया कि ये जो ऐप है इसको खैबर पख्तूनख्वा में रेप्लिकेट किया जा रहा है, ये जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है ये भी बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है। क्या दूसरे शहरों से, मुल्तान हो गया, गुजरांवाला, सियालकोट या इस तरह के और शहर हैं जो बड़े शहर हैं, वहाँ से इस तरह की कोई दरख्वास्त आई है कि आप लोग वहाँ पे भी मदद करें, इसको रेप्लिकेट करें, वहाँ पे भी चलाएं? क्योंकि ज़रूरत इस अमर की है ना कि बाकी शहरों में भी फैला जाए फिर इसको। जी, पंजाब की हद तक तो मैं बाकी सूबों में बताता हूँ, हम तमाम सूबों को कर रहे हैं इस पर सपोर्ट। KP में भी हमने सपोर्ट दी है। अभी रिसेंटली हमारा बलूचिस्तान में कोयटा सेफ सिटी अथॉरिटी और गवादर सेफ सिटी अथॉरिटी से MOU साइन हुए हैं, वहाँ पे भी हम सपोर्ट देंगे। इस वक्त कराची पे काम हो रहा है, कराची को जो भी हम एवेल्यूएशन में, डॉक्यूमेंटेशन में जिस किस्म की सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। पंजाब की हद तक जो डिविजनल हेड क्वार्टर हैं, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, भावरपुर, वहाँ पे इन सेंटर्स की बिल्डिंग भी बन चुकी हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का प्लान है कि ग्रेजुअली इसको इन फेजेज़ में इन तमाम जो डिविजनल हेड क्वार्टर हैं, बड़े शहर हैं, उनमें लेके जा रहे हैं। इसके अलावा इस साल हमें फंडिंग मिल गई और काम भी शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह ताला ननकाना शहर को जो रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से उसकी एक सेंसिटिविटी है, उसको भी हम इसमें सेफ सिटी की कवरेज में लेके आ रहे हैं। इससे पहले हमने कसूर में अपना प्रोजेक्ट ज़ैनब केस के बाद कसूर में इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो ये ननकाना हमारा तीसरा शहर होगा। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए पिंडी को प्रायोरिटी पे रखा गया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। तो इंशाल्लाह ताला पिंडी पे काम शुरू करके पिंडी और मरी को हम कोशिश करेंगे कि उसको भी सेफ सिटी के दायरे कार में ले आएं जी। ठीक है जी हरमीत। अच्छा सर, अगर हम देखें, मैं सेफ सिटी के हवाले से ही बात करूंगा। अगर इस्लामाबाद की मैं बात करूं तो यहाँ पे कैमरों की हालत इस किस्म की हो गई है कि आप रात को जो अगर कोई होती है, चोर डकैती होती है, तो चोरों को पकड़ना बड़ा मुश्किल है, उनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो यहाँ पे तो ये प्रोजेक्ट 4 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट बाज़ाहिर लग तो रहा है लेकिन फ्लॉप लग रहा है। आप अपने उसको कैसे ज्यादा डेवलप किया हुआ है कि रात की, कम से कम रात को बड़ा मुश्किल होता है कि चोर को पहचानना, या डकैती की वारदात हुई है तो उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी कोई डेवलपमेंट है जो नई ये आई है सर, ये जो सिस्टम आप लोगों ने मुतारिफ किया है? जी, जो नया सिस्टम है वो तो स्मार्ट कॉन्सेप्ट है। जो सेफ्टी के कंपोनेंट में हमारे कैमरे ऑलरेडी नाइट विजन कैमराज हैं जी, लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं कि रात में और दिन में यकीनन फ़र्क है। रात को अल्लाह ताला की तरफ से ब्रॉड डे लाइट है, सनलाइट है, जिसके अंदर दूर तक आप देख सकते हैं। रात को अगर हमने हमारे जहाँ जहाँ कैमरे हैं हमने उसके बाद LED लाइट्स लगाई हैं, लेकिन LED लाइट्स अगर दिन में आप 1 किलोमीटर भी देख सकते हैं उन कैमरे की मदद से जूम करके, तो रात को ज़ाहिर है वो लिमिटेशन जिस हद तक आपकी LED लाइट जा रही है वहाँ तक हम करें। तो चूँकि सड़कों पे कैमरे लगे हुए हैं तो सड़कों पे आपका जो मेन चीज़ अप्लाई कर रही है वो गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स हैं। उसके लिए हमारे पास जो कैमरे हैं जो गाड़ियों की नंबर प्लेट से उनको पिक करते हैं, इसलिए वो दिन हो या रात हो वो नंबर प्लेट को पिक कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वो नंबर प्लेट को पिक करके अगर वो गाड़ी वांटेड है, चोरी में है, किसी भी इंसिडेंट में मुलव्वस है, तो वो उस नंबर प्लेट से पिक करके हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और हमारे पास अलर्ट्स आ जाते हैं। तो दिन हो या रात हो उसकी गाड़ी को पकड़ने में हमारे पास इशू नहीं है, लेकिन बंदों को अगर देखना है, अक्सर जाली नंबर प्लेट्स भी आ जाती हैं, तो ऐसे में फिर क्या किया जाता है?
जाली नंबर प्लेट्स भी होती हैं, बहुत सारी Sorry? वारदातें जब की जाती हैं तो ऐसी गाड़ियों को जाली नंबर प्लेट्स भी लगी होती हैं। जी, ये मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आती हैं जी उसमें, लेकिन गाड़ियों को हमारे पास सिस्टम्स ऐसे हैं कि हमारे पास एक साइज़ के साथ और जो AVLS का डाटा है जहाँ पे स्टोलन व्हीकल्स का, उनके साथ ऑटोमेटिकली ये मैचिंग चल रही होती है। अगर कोई गाड़ी जाली नंबर प्लेट लगाएगा और गाड़ी का मॉडल और है, गाड़ी का रंग और है, तो वो सिस्टम में कैपेबिलिटी हमने डेवलप कर ली है कि वो उससे भी इसको पिक कर लेगा और आपको अलर्ट दे देगा ये नंबर प्लेट जो है, ये नंबर प्लेट सही नहीं है। तो हम अपने रिस्पॉन्डर्स के जरिए इस तरह की बेतहाशा गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ जो यहाँ पे लाहौर में नॉर्मली होता ही है कि जो चोरी की या छीनी की गाड़ियाँ होती हैं वो उसी शहर में नहीं रहती हैं, वो उनकी क्रिमिनल्स की कोशिश होती है जल्द अज जल्द या तो गाड़ियों को बिल्कुल साइडलाइन कर दें या वो गाड़ियों को शहर से निकाल लें। ये नहीं होता कि चोरी गाड़ी की है तो मैं सारा अगले 1 महीना पूरा लाहौर में ही इसको चलाता रहूंगा और ताकि मुझे कोई ढूंढ ले, पकड़ ले उसी नंबर प्लेट के साथ। तो अगर तो वो उस नंबर प्लेट से तो फौरन पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर जाली नंबर प्लेट भी लगाता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम इस सेंस में उसको पकड़ लेंगे कि नंबर प्लेट जाली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कामरान खान साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे और लाहौर को स्मार्ट सिटी बनाने का मंसूबा बहुत ही अप्रिशिएबल है। लेट्स सी अब ये चीज़ें किस तरह से वर्कआउट करती हैं। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अगर देखा जाए सो पोलियो एक वबाई मर्ज़ है जो कि आप के किसी भी इंडिविजुअल के नर्वस सिस्टम पर हमला करता है और नॉर्मली ये कंटामिनेटेड चीज़ों से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। हमने कल भी डिस्कस किया, 5 रोज़ा पोलियो कैंपेन का आगाज़ हो चुका है और रिक्वेस्ट यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएँ ताकि हम पाकिस्तान को पोलियो फ्री बना सकें। इस वक्त मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए ऑर्थोपीडिक सर्जन डॉक्टर वकास जावेद हमें शो में ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले तो इस चीज़ को हम इंडोर्स भी आपसे करवाना चाहेंगे कि पोलियो के कतरे पिलाना बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है, बट इससे पहले पोलियो जो है वो एक बंदे से दूसरे में या इसका जो वायरस है वो किस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होता है? पोलियो इसके कहते हैं पोलियोमाइलाइटिस वायरस का नाम है। इसकी फीको ओरल रूट ट्रांसमिशन होती है, मींस जिस पेशेंट के अंदर पोलियो वायरस इफेक्ट करता है उसके फीसिस के साथ जब वो कंटेमिनेट होता है वाटर को, फूड को, इट कैन गो टू द अदर पीपल। एक माइनर मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी है कि इट कैन गो टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक और यूजिंग द कॉमन कंडीशन लाइक टॉवल यूज़ कर लें, आप किसी का रेजर यूज़ कर लें। लेकिन जो मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन है वो है फीको ट्रांसमिशन कि कंटेमिनेटेड वाटर और कंटेमिनेटेड फूड से ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये ट्रांसमिट हो सकता है। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे पेशेंट जिनमें पोलियो वायरस होता है वो सिम्टम्स शो नहीं करते, पता नहीं चलता कि आप उनकी इन्फेक्शन है कि नहीं है। इनफैक्ट मेजॉरिटी तो पेशेंट्स में कोई सिम्टम्स नहीं होते लेकिन वो वायरस को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। तो एक पर्सन जो कि आपको बिल्कुल नॉर्मल लगता है, ही कैन ट्रांसमिट द वायरस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और इसकी वजह से इसकी ट्रांसमिशन काफ़ी रैपिड होती है। ठीक है। बहुत सारे पेशेंट्स में ये एसिम्टोमेटिक होता है, मींस इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन जिन पेशेंट्स में ये सिम्टोमेटिक होता है इट कैन हैव डेवास्टेटिंग कॉम्प्लिकेशन इन दोज पेशेंट्स। ठीक है। अच्छा, ये फरमाइए कि जैसे आपने ये बताया कि पानी के ज़रिए या एक दूसरे से कंटेमिनेटेड जो है वो उसके असरात से, मुख्तलिफ चीज़ों से, सोप थे, ये वे वगैरह वगैरह, एक दफ़ा जब किसी को पोलियो हो जाए तो उसके चांसेस कितने हैं ठीक होने के या कोई इलाज नहीं है उसका? देखिए, आगे मैंने बताया था कि पोलियो की इन्फेक्शन का मतलब ये नहीं कि आपको सीवियर सिम्टम्स होंगे। इसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। कुछ पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक होते हैं, कुछ पे माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये सीवियर सिम्टम्स करता है जिनकी ये नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। अनफॉर्चुनेटली पोलियो का कोई इलाज नहीं है। आप इसको बेहतर तो कर सकते हैं उसके सिम्टम्स को, बट यू कांट क्योर इट। इसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, वो है प्रिवेंशन। अच्छा, अब प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले तो पोलियो के कतरे पिलाएं। डॉक्टर साहब जी हरमीन। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो हमेशा जब पोलियो की बात आ जाती है तो हम बच्चों की तरफ हमारी नजर चली जाती है। थोड़ा सा बताइए कि पोलियो का ये वायरस किस उम्र में इंसान को शिकार अपना बना सकता है? लेस देन 5 ईयर। इसका एक ही टारगेट ऑडियंस है, एक ही टारगेट पॉपुलेशन है, वो लेस देन 5 ईयर। तो बच्चे इसके अंदर अफेक्ट होते हैं, अडल्ट के अंदर ये आमतौर पर अफेक्ट नहीं होता। ये बच्चों में लेस देन 5 ईयर इसका जो प्राइमरी सब्जेक्ट हैं, ये प्राइमरी विक्टिम्स होते हैं। इसलिए जो पोलियो के कतरे हैं हम बच्चों के अंदर 2 माह से लेकर पोलियो के कतरे हम कहते हैं कि आप उनको दें 5 साल तक, और वो सेफ़ है। अगर आप स्टैट्स देखें तो WHO के मुताबिक 1988 के अंदर 3,40,000 पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए थे और अब वो लेस देन 100 इन द होल वर्ल्ड। ये इंडिकेट करता है सक्सेस ऑफ पोलियो रेडिकेशन प्रोग्राम, पोलियो वायरस वैक्सीनेशन,
जो कि पूरी दुनिया में चल रही है, और एक्सेप्ट फ्यू कंट्रीज़, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ पोलियो फ्री हो चुकी हैं इस टाइम। हमारे यहाँ भी 2017 में तकरीबन हम करीब थे इसको पोलियो फ्री करार देने के, फिर कोई नादानियाँ हुई हमसे, कुछ गलतियाँ हुई जिसकी बुनियाद के ऊपर हम दोबारा से मतलब उसमें आ गए। तो उस हवाले से भी फरमाइए। दूसरी बात यह है कि आप ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं, आपका ताल्लुक़ हड्डियों, माहिर अमराज हड्डी और जोड़ जिसको कहते हैं, तो उस हवाले से ये पोलियो के कितने असरात होते हैं ऑर्थोपीडिक उसके ऊपर, हड्डियों के ऊपर, जिससे नुकसान फिर बढ़ जाता है? देखिए, जो पोलियो बेसिकली अफेक्ट करता है आपके नर्वस सिस्टम को, आपके नर्वस सिस्टम को, ब्रेन स्टेम को, ब्रेन को, और आपके हराम मगज़ को। ठीक है। अब आपको पता है कि जो हमारी बॉडी का कंट्रोल है वो आपके हराम मगज़ और ब्रेन के अंदर है। वहाँ पे सेल्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं आपकी मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स, मूवमेंट्स ऑफ आर्म, मूवमेंट्स ऑफ लेग्स। पोलियो सेल्स जो हैं वो उन नर्व सेल्स को डैमेज करते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो कंट्रोल है आपके आर्म्स का, आपके मसल्स का, वो अफेक्ट होता है। फिर आपके मसल्स का और आपकी वो अफेक्ट होते हैं तो दे डोंट वर्क प्रॉपर्ली। फिर उसमें क्या होता है कि आपकी जो कोऑर्डिनेशन है, मसलन जब आप चलते हैं तो कुछ मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ रिलैक्स करते हैं। मैं कोई चीज़ हाथ बढ़ाता हूँ तो मेरे कुछ मसल्स काम कर रहे हैं, कुछ मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। ये कोऑर्डिनेशन इफेक्ट होती है क्योंकि बहुत सारे मसल्स अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। उसके अंदर ये आपके लो लिम्ब को अफेक्ट करता है, आपकी नी की मूवमेंट्स को अफेक्ट कर सकता है, आपके पाँव की मूवमेंट्स को अफेक्ट कर सकता है, उनकी शेप ख़राब हो सकती है और इससे आपके मसल्स वीकनेस होती है। जब आपके सेल डैमेज होते हैं जो कि आपके मसल्स को सप्लाई करते हैं, तो फिर जो आपके एक्टिव मसल सेल्स हैं वो डैमेज होते हैं, उनकी आपके स्कारिंग हो जाती है, तो आपके मसल्स ग्रो नहीं करते, उसमें वीकनेस होती है, उसमें अनकोऑर्डिनेशन होती है और पेशेंट्स के लिए मूव करना और लाइफ एक्टिविटीज़ बड़ा मुश्किल होता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर अगर ये रेस्पिरेटरी मसल्स को अफेक्ट कर दे तो पेशेंट के लिए सर्वाइव करना भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल्स आर रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन। अगर वो अफेक्ट हो जाते हैं तो पेशेंट्स के लाइफ थ्रेटनिंग है। सही। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर ये लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी कॉज करता है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, कौन लोग या किन अफराद को पोलियो होने का ज़्यादा ख़तरा होता है? कौन लोग इस वायरस के ज़्यादा प्रोन होते हैं? अनफॉर्चुनेटली स्टैटिस्टिक्स शो करते हैं कि जो लो सोशो इकोनॉमिक हमारे जो स्टेटस है, पीपल लो सोशो इकोनॉमिक, जहाँ पे हाइजीन का ज़्यादा ख्याल नहीं किया जाता, फूड कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्लीन वाटर तक एक्सेस पुअर है, क्योंकि इसका जो मेन ट्रांसमिशन है वो फीकल रूट है। कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड आर द मेजर सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो जिन लोगों के अंदर ये सैनिटरी कंडीशंस अवेलेबल नहीं है, दे आर ऑलवेज अफेक्टेड मोर दैन द पीपल हु हैव एक्सेस टू बेटर वाटर एंड बेटर हाइजीन कंडीशन। ठीक है जी हरमीत। अच्छा जी डॉक्टर साहब, हम हमेशा देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों को जो है वैक्सीन की खुराक जो है वो दी भी जाती है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है उसमें से ऐसे बच्चे भी हमें नजर आते हैं कि वो अक्सर पोलियो का शिकार हो जाते हैं। इसकी क्या वजूहात होती है? देखिए, वैक्सीनेशन इंक्रीमेंटल इफेक्ट होता है, मींस द मोर यू गिव द बेटर इफेक्ट इट्स गोना हैव। यानी कि आप एक डोज देते हैं उससे कुछ इम्यूनिटी पैदा होती है, दूसरी देते हैं कुछ ज़्यादा इम्यूनिटी होती है। बहुत सारे बच्चों में अनफॉर्चुनेटली जब उनको पोलियो हो जाता है तब उनके पेरेंट्स उनको बाद में वैक्सीनेशन स्टार्ट करवाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब एक दफ़ा पोलियो हो जाए तो फिर वैक्सीनेशन का इतनी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं है, ये प्रिवेंशन है। ठीक है। तो इसलिए अगर तो आपने जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है जो कि एट बर्थ स्टार्ट होता है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो इसके चांसेस बहुत कम है कि आपको पोलियो होने के। वो पेशेंट इफेक्ट ज़्यादा होते हैं जो कि जिनमें ब्रेक होती है वैक्सीनेशन में, प्रॉपर डोजेज नहीं लेते या इनको प्रॉपरली इनको मिस कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में दो बातें। एक तो ये है कि वो लोग बहुत से सवाल उठा देते हैं कि जी ये तो पिंक कलर की है, दवाई तो शफाफ होनी चाहिए, पिंक कलर के होने का मतलब ये है कि इसमें कोई मिलावट है। ऐसी कोई बात तो नहीं है, नहीं, देखिए, सवाल नहीं पैदा होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है कि ये हलाल है कि नहीं है, हलाल है नहीं है, ताकत में कमजोरी ले आती है। हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि जी ये मर्दाना कमजोरी कर देती है, स्टेरिलिटी कर देती है, मीन यू आर नॉट एबल टू बेयर चिल्ड्रन इफ यू टेक द मेडिकेशन। देखें, ये हलाल सर्टिफाइड है। सऊदी अरेबिया, तुर्की, मलेशिया, दे आर पोलियो फ्री। ऑल द गल्फ कंट्रीज आर पोलियो फ्री। दे आर आल्सो मुस्लिम, दे आर टेकिंग इट रेगुलरली। वहाँ पे बिल्कुल सर्टिफाइड है, दे आर टेकिंग इट, और उनकी पॉपुलेशन भी रेगुलरली ग्रो कर रही है, उसमें कोई कमी नहीं हुई। पाकिस्तान के अंदर भी जो केसेस है बहुत सारे पेशेंट्स लेते हैं, बहुत सारे बच्चे लेते हैं। केसेस पाकिस्तान में से 100 या 200 तक केसेस है। बाकी जो लोग हैं इतनी सारी पॉपुलेशन ले रही है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन में तो कोई कमी नहीं हुई। एवरीवन इज ग्रोइंग लाइक दैट, लाइक रूटीन। तो इसका कोई इसके अंदर रोल नहीं है, कुछ ज्यादा बढ़ रही है अभी। तो इसके अंदर कोई रोल नहीं है वैक्सीनेशन का। ये सर्टिफाइड हलाल है और ये इंसान मर्दाना ताकत में कोई कमी नहीं करती।
ये बात लोगों को समझा के सब लोग थक गए हैं, हुकूमत थक गई है, जितने भी हमारे मेडिकल असर से बड़ा वाबस्ता, मसला भी यही है। हाँ, मेडिकल से वाबस्ता लोग हैं वो भी बता कर थक गए हैं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुनना उन लोगों ने नहीं सुनना। बट एनीवेज, जिस तरह से आपने बात की कि पोलियो के जो कतरे हैं वो प्रिवेंशन तो है बट ट्रीटमेंट नहीं, खुदा ना खास्ता अगर किसी को पोलियो हो जाए इसका कोई ट्रीटमेंट है या ये लाइफ लॉन्ग आपकी डिसेबिलिटी फिर मरते दम तक आपके साथ रहेगी? अनफॉर्चुनेटली मरते दम तक साथ रहेगी। उसमें ये होता है कि जब एक दफ़ा पोलियो हो जाता है तो फिर हम पेशेंट को असेस करते हैं कि उससे किस बॉडी के पार्ट्स को ज़्यादा अफेक्ट किया और उसके इफेक्ट क्या है, क्योंकि इसके बहुत सारे इफेक्ट हैं वो विद टाइम एम्पलीफाई होते हैं। मीन्स अगर आपका एक मसल काम नहीं कर रहा, उसके जो अपोजिट मसल है वो ज़्यादा काम कर रहा है तो दे विल इंक्रीज द डिफॉर्मिटी। तो आप इसके अंदर पेशेंट टू पेशेंट असेस करते हैं कि इसमें कौन से मसल्स ग्रुप इन्वॉल्व हैं, फिर आप उसको काउंटर करने की कोशिश करते हैं। आप दूसरे मसल को रिलैक्स करते हैं, कुछ स्प्लिंट लगाते हैं, कोई मुख्तलिफ सर्जिकल प्रोसीजर्स भी कर सकते हैं जिससे आप इसकी प्रोग्रेशन को बढ़ाते हैं। फिर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों के अंदर एक होती है पोस्ट पोलियो सिंड्रोम, मीन द मोमेंट यू क्रॉस 40 and 50 आपके मसल में जो कि कैपेसिटी कम होती है, दे आर नॉट नॉर्मल, दे स्टार्ट टू गेट फटीग और आपके सिम्टम्स वर्स होना शुरू हो जाते हैं। तो एज एन ऑर्थोपेडिशियन, एज ए क्लिनिशियन, ये हमारा एम होता है कि हम एक तो डिफॉर्मिटी को असेस करें, उसकी प्रोग्रेशन को हम रोकें। हम पोलियो को तो ठीक नहीं कर सकते लेकिन उसकी डिफॉर्मिटी को, प्रोग्रेशन को हम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगेन आई विल स्ट्रेस, पोलियो का इलाज कोई नहीं है। जब एक दफ़ा ये हो जाती है, कतरे डॉक्टर जो साहब है, अगर हम आज देखें इस हालात को, ये जो हालात चल रहे हैं पोलियो के हवाले से, कहीं ना कहीं तो कुछ चीज़ें बेहतर की तरफ अब भी जा रही है, कुछ थोड़ी बहुत आप जैसे डॉक्टर साहिबान और उलमा किराम और दीगर लोग भी अपने किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में कितनी मुद्दत तक ये पोलियो की जो मुहिम है ये जारी रहने का इम्कान आपको लग रहा है रहेगी? ये देखिए WHO के मुताबिक तो अगर आप एक बच्चा भी पोलियो के ऊपर सफ़र कर रहा है तो आप इसको रेडिकेशन कंप्लीट नहीं समझ सकते। इट कैन लीड टू मल्टीपल ट्रांसमिशन इन कमिंग ईयर। ये कास्केडिंग इफेक्ट है, मीन्स 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो जब तक तो पोलियो पूरी तरह रेडिकेट नहीं हो जाता पूरी दुनिया के अंदर पोलियो को कंटिन्यू करना है। लेकिन ये चीज़ ये है कि पोलियो वायरस तो मौजूद है, इट विल गो ऑन इनडेफिनेटली। पोलियो अगर ख़त्म भी हो जाता है उसके बाद फिर रीअसेस करेंगे कि हम इसको स्टॉप करते हैं तो वापस तो नहीं आ सकती। तो मेरे ख्याल में जब तक देयर इज सिंगल पेशेंट इन द होल वर्ल्ड दे विल कैरी ऑन विद द पोलियो वैक्सीनेशन। उसके बाद फिर फर्दर असेसमेंट है कि इसका रिस्क कितना है। लेकिन क्योंकि ये सेफ वैक्सीनेशन है, इसके कोई नॉन साइड इफेक्ट नहीं है, इसको कंटिन्यू करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है कि कतरे ज़्यादा पिला दिए उसका कोई नुकसान हो? नहीं, इसका अभी तक कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है। पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर स्टडीज़ हो चुकी हैं। मैं इंग्लैंड में काफ़ी अर्सा गुजार के वहाँ पे भी स्टडीज़ हो चुकी हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा पिलाने का कोई नुकसान नहीं, बल्कि आपकी बात के मुताबिक जितना पिलाया उतना ज़्यादा फायदा है। मतलब आप देखें ना कि पाकिस्तान में हर 3 माह के बाद एक पोलियो कैंपेन लॉन्च होती है। हर 3 माह, मैं भी अपने बच्चों को हर 3 माह के बाद कतरे पिला देता हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये 5 साल की उम्र तक तकरीबन चलना है। हर 3 महीने के बाद पिलाने ही पिलाने हैं। देखिए इसकी ये कितनी दफा एक बच्चे को मतलब देखिए पिलाना सेफ क्या है, सेफ क्या है कि कितनी दफ़ा पिलाया जाए 5 साल की उम्र इसके अंदर ये कि इसकी बूस्टर डोजेस हैं, वो डिपेंड, आपका पूरा प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखें तो उसमें तो 3 या 4 डोजेज होती हैं। लेकिन चूँकि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे बच्चे स्किप हो जाते हैं तो काफ़ी सारी बूस्टर डोजेज हैं और यहाँ पे पेशेंट अभी ख़त्म भी नहीं हुए। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना पिला सकते हैं, कि इतना पिलाना कंपलसरी है या इससे ज़्यादा पिलाएंगे तो नुकसान होगा। तो जितना बाहरी हुकूमत लॉन्च करती है, दे आर डूइंग इट एज ए मेथोडोलॉजी, एज ए डेजिग्नेटेड वे, वी शुड फॉलो दैट, वी शुड ट्रस्ट द गवर्नमेंट इन दैट अच्छा, मैटर। जिस तरह से पोलियो के कतरे हैं, ये बताइएगा कि ये किस कदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट पोलियो वायरस किसी भी इंडिविजुअल को? देखें, मैंने पहले स्टैट्स बताए थे कि 1988 में 3,50,000 पोलियो के केसेस थे और अब 2018 में सिर्फ 88 केसेस थे। दे प्रोवाइड 100% प्रोटेक्शन। तो जो मुल्क पोलियो फ्री डिक्लेयर हो चुकी हैं उनमें सिर्फ पोलियो वैक्सीनेशन ने काम किया है। तो दे आर 100% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग पोलियो केसेस इफ़ यू टेक देम रेगुलरली, प्रॉपरली। ठीक है। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि पोलियो के कतरे जो हैं ये कमज़ोरी वगैरह तो नहीं, लेकिन बाद बीमारियां पैदा करते हैं। कोई ऐसी बीमारी नोन तो नहीं है जो इसकी वजह से कोई हो? अभी तक कोई ऐसी चीज़ डॉक्यूमेंटेड नहीं हुई कहीं, ना पाकिस्तान में ना पूरी दुनिया में, कि पोलियो के कतरों से किसी भी किस्म की कोई बीमारी होती है। दे आर सेफ, दे आर इफेक्टिव एंड दे आर हार्मलेस। ठीक है। हरमीत जी, हरमीत जी 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 जी, मैं तो डॉक्टर साहब से सिर्फ ये बल्कि कहलवाना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत सारी जगहों पे हम जाते हैं, देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी अलग डिबेट्स होती हैं। आप उनको क्या कहेंगे कि जो बच्चों को, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते, उनको आप क्या पैगाम देंगे?
देखिए, अगर आपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे तो आप उनके साथ ज़्यादती करेंगे। खुदा न खास्ता अगर उनको पोलियो का शिकार हो गए, इट्स ए लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी, उनकी सारी ज़िंदगी रूंड हो जाती है। व्हाई यू वांट टू गिव दिस टू योर चिल्ड्रन? अगर आपको कोई इसके बारे में क्वेश्चंस हैं, कोई आप श्योर नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क अदर पीपल। यू गॉट अ हेल्पलाइन ऑफ 1166 जहाँ पे आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन डोंट प्ले विद द लाइफ ऑफ योर चिल्ड्रन। उनकी हेल्थ, उनकी लाइफ के साथ प्ले ना करें, उनको एक चांस दें एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजारने का। बिल्कुल ठीक हो गया और बिल्कुल ठीक आपने मैसेज भी कन्वे किया। हुकूमत अपना रोल प्ले कर रही है, बट मेरे ख्याल में अभी भी हमारे यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं उनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, प्लस उनको इसके डेंजर्स बताने की भी ज़रूरत है ताकि लोग डरें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जो हैं वो पिलवाएं। बट एनीवेज बहुत शुक्रिया डॉक्टर वक्कास जावेद हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। आप जरा बात को जारी करें बिकॉज हमारा ये जो सेगमेंट है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं चाहत फ़तेह अली ख़ान, बहुत पॉपुलर हो गए हैं। ये सवाल इनसे हमने करना है कि ये मजाक में पॉपुलर हुए या भाग के सीरियस सिंगर। रोमा की हंसी जो है ना वो मुझे भी हंसने मजबूर कर रही है। बहरहाल हमारे साथ हरमीत भी हैं और चाहत भी हैं। चाहत जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चाहत को चाहने वाले बहुत हैं। चाहत के चाहने वाले बहुत हैं, चाहने वाले। ठीक है, आप सब ठीक और हैं? एक निराला अंदाज, एक हाँ, निराला बिल्कुल अंदाज, ठीक है। एक ऐसा अंदाज जो असल में मैंने आपका निराला अंदाज देख चुकी हूँ ना, तो दैट्स व्हाई आई वाज लाफिंग। बट ये बताएं कि ये इतना निराला अंदाज आपने अपनाया कहाँ से, आइडिया कहाँ से आया? मेन बात ये है कि जब आप बहुत ज्यादा मेहनत से कर लेते हैं तो अल्लाह ताला आपको एक डिफरेंट अंदाज ही दे देते हैं। अच्छा, ठीक जी, है। जी, ऐसा ही है। अच्छा चाहत, जब एक आप- और चीज मैंने देखी है जो काफी सोशल मीडिया पे वायरल भी है, अगर मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है चाहत साहब, जी, जी। आपकी जो धुनें जो आपने बनाई है तुन तना तुन, बड़ी मशहूर है भाई, सोशल मीडिया पे तो हर एक बंदे ने लगाई है। मैं सुनना चाहूंगा आज आपसे। पता है क्या, जी जी चाहत जी, मैं वो तुन तना तुन, हाँ तुन ताना जी, तुन। इसके सुनना चाह रहा हूँ आपसे। अलावा माशाल्लाह मेरे 21 ट्रैक रिकॉर्डेड हैं और विद इन 2 वीक मेरा पहला जी ट्रैक आएगा। लेकिन ये जो तुम ताना तुम है ये समर में आएगा इंशाल्लाह ताला। सही, समझ में लेकिन आएगा। थोड़े से सुनाएं तो सही। दिसंबर में इंशाल्लाह। कोई सुनाएंगे थोड़ा सा वैसे? गुनगुना दे दे तो कमाल हो जाता चाहत जी। आपके चाहने वाले बहुत है पाकिस्तान में। अगर हम देखें तो हमारा जो कैमरामैन है वो भी आपको बड़े गौर से देख रहा है। छोड़िए तुम ताना तुम, नच ओए नच ओए नच, तुम ताना तुम, सोनिए सोनिए, तुम ताना तुम, ओए नच ओए नच ओए नच। अच्छा ये बताइए, ये आपने जो आवाज आ गायकी रही की थी तरबियत आपको? नहीं आ है रही। ये कहीं से ली है या नुसरत फतेह अली और राहत फतेह अली को सुन के आपने मतलब ये अंदाज अपना मुझे लगता है लिया? कि कनेक्शन में कुछ गड़बड़ है। ठीक है जी। अच्छा, और आपको अगर और उसके आवाज आ रही है बाद, इंशाल्लाह ताला जी एक और आपको जी सुनाता हूँ। झूले झूले लाल, झूले झूले लाल, तम कलंदर सेवंदी सरकार, तम मस्त कलंदर, जेड़ा भी विरद पकांदा, उर्शद बेड़ी पार लगांदा, झूले 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 लाल, तम मस्त कलंदर। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये हरमीत भी गाने लगा है इसको जी, सुन आवाज के। आपकी जी नहीं आ रही, आवाज से चले गई है। नहीं, मुझे एक चीज बड़ी पसंद आई चाहत साहब के हवाले से कि देखो ये बहुत बड़ी बात होती कि आप किसी के चेहरे पे हंसी मुस्कुराहट है, क्योंकि एक तो कोरोना से हम निकले हैं, फिर बहुत सारे बदलाव हैं पाकिस्तान में, लेकिन चाहत जी आपकी जो धुनें हैं आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहटें बखेर रहे हो। क्या कह रहे हैं प्लीज? जी हरमीत जरा दोबारा से बताएं। चाहत जी आवाज- मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ चाहत जी, नहीं, मैंने आवाज कहा बिल्कुल कमाल नहीं। का गाते हैं आप, सोशल मीडिया पे तो वैसे ही हिट हैं और आवाज का बहुत इशू आ रहा है मेरे ख्याल में। कॉल कर ले, बंद करके ना। ठीक है, अच्छा, दोबारा कुछ राब्ता करने की राब्ते में कोशिश रुकावट करते हैं। है। बिल्कुल मैं निराला
बट बहुत से लोगों के लिए ये मतलब इंजॉय करने का, इनफैक्ट हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। असल में आपने वो देखा नहीं ना, हमने देखा ब्रेक में हम थे तो हम देख रहे थे, और जो इतना डिफरेंट अंदाज है, हरमीत इज लाइक स्टिल एंजॉयिंग दैट, बट उसको हमने बहुत एंजॉय किया। यकीन माने, अच्छा यकीन माने बड़े रोज साहब, आप जाएंगे घर तो लाजमी देखिएगा, चाहत जी ने कमाल किया है, वैसे इसके चाहने वाले दुनिया भर में ज्यादा हो रहे हैं, और जो इन्होंने धुन बनाई है तुन ताना तुन, हाँ। तो वो तो बड़ी वायरल है, बहुत अच्छा। वायरल है। ये ऐसे ही जैसे वो ताहिर की वो थी इसलिए- आई टू यू, आई टू आई, पता हाँ, नहीं क्या, ताहिर, जाहिर, Eye to eye। बिल्कुल, हाँ। उसी तरह से है। अच्छा खैर चलते हैं जी, हम आगे चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, और हमारे पास एक पंजाबी फिल्म है आजा मेक्सिको चलिए। ये मेक्सिको चलिए, ये एक फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड ने क्लियर कर दिया है, और ये पाकिस्तान के सिनेमा घरों में पेश की जाएगी। इसमें बुनियादी तौर पे बात यह है कि जफरी खान और पाकिस्तान के दो बहुत ज़्यादा नुमाया नाम इसमें शामिल हैं, और इसको इजाज़त भी मिल चुकी है। बहुत जल्द आप इसको सिनेमा घरों में भी देखेंगे। पिक्चराइजेशन और डायलॉग डिलीवरी बहुत ज़बरदस्त है। नासिर चिन्योटी और इसके साथ साथ जफरी खान वो इसमें हैं। बिल्कुल, दो बड़े एक्टर हमने पाकिस्तान के इसमें देख लिए हैं, दो बड़े कमेडियन, और उम्मीद है जैसे लाइटर नोट्स के ऊपर ये फिल्म शुरू हुई है, उसी तरह से ये आगे लोगों को एंजॉय करवाएगी। हालांकि सब्जेक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है, और सब्जेक्ट है ह्यूमन स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बल्कि उसको कहना चाहिए। किस तरीके से ये झांसे में आपने ले लेते हैं जो लोग बाहर के मुल्कों को जाना चाहते हैं, और फिर उनको झांसे में लेके उनसे पैसे बटोर के उनको ऐसे मुल्कों के बॉर्डर्स पे बेयार मददगार छोड़ दिया जाता है जहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं उनका होता, और बड़े बुरे हालों उनको अपना गुजारा करना पड़ता है, और किस तरीके से वो बच के निकलते हैं। ये कहानी सारी की सारी जो एक है जिसको इन्होंने समोया इसमें पर्दे स्क्रीन के ऊपर लेके आ रहे हैं। उम्मीद है पाकिस्तान में जो शायकीन है इसको देखेंगे, इसको पसंद करेंगे। enjoy इसकी थोड़ी सी मुझे इस तरह से लग रही थी कैरी ऑन जट्टा, मैंने एक लास्ट मूवी देखी थी पंजाबी, उस टाइप की लग रही थी। हरमीत का मैं रुख करना चाह रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। सो हम इसमें आइंदा आने वाले वक्त में इसको डिस्कस भी करेंगे जब ये सिनेमा घरों की जीनत बन जाएगी। इसी के साथ का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।